गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे देश से जो जुड़े हुए हैं आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर की इनकम टैक्स की क्लासेस। मैं सीए आरिश खान, मैं मुंबई से बोल रहा हूं और बड़ा ही सुहाना मौसम है यहाँ पर मुंबई में। आज बड़ी बारिश गिर रही है, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस क्लास के अंदर इनकम टैक्स की। मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूं जो आपका सीए इंटर सिलेबस का 50 मार्क्स का सिलेबस है। हेलो ऑल ऑफ यू, हेलो 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 आदित्य, हेलो सौरभ, हेलो मुकेश, हेलो श्रवण, हेलो कार्तिक जो जूम से जुड़े हुए हैं, हेलो अतुना, हेलो विदुष, हेलो अनीशा, हेलो आदर्श, हेलो वीरल सिंघवी, हेलो दीपाक्षी जैन, हेलो आयुषी गुप्ता, हेलो रोहित तिवारी, सौरभ गौतम। मैं थक जाऊंगा आप लोगों का नाम ले लेकर, क्षमा कीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है। मैं वादा करता हूं मैं अपनी क्लासेस में हर किसी का नाम लूंगा, लेकिन आज बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, हर किसी का बारी बारी से नाम लूंगा, सबका इकट्ठा तो नहीं ले पाऊंगा। सीए इंटर इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज आप शायद पहली बार पढ़ने वाले हो, लेकिन बिलीव मी जीवन भर यह सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। किस तरीके से? पहले तो आप सीए इंटर में पढ़ोगे, सीए इंटर में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, सीए फाइनल में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आप आर्टिकलशिप करोगे, वहां ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, पहले अटेम्प्ट में बहुत पैसे कमाओगे, तो भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसे कमाओगे तो इनकम टैक्स देना है आपको। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है जीवन में, इसीलिए उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि जीवन भर काम आए हमें। तो ये जो आपका सिलेबस है ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा न्यू कोर्स के हिसाब से होने वाला है। इंस्टीट्यूट ने सौभाग्य से आपके लिए जो मई 24 और नवंबर 24 का मटेरियल है इनकम टैक्स का, वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो हमको एक आइडिया लग जाता है उससे कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट ने एक एक चैप्टर में क्या क्या चीज कवर की है, क्या क्या चीज नहीं कवर की है, कितने क्वेश्चंस कवर किए है, क्या कवर किया, वो सब हमारे पास एग्जैक्टली अभी है सामने। आप भी जाकर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उन्होंने सारा का सारा वेबसाइट पे मटेरियल डाल दिया है सी इंटर का। तो आपका जो बैच है वो 50 मार्क का पेपर है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने सुबह सुबह ही आज इनडायरेक्ट टैक्स की डेमो क्लास भी बैठी है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो सीए इंटर का टैक्सेशन का पेपर है, जो आपका टैक्सेशन पेपर है सीए इंटर का, वो दो भाग में इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है, जिसमें इनकम टैक्स को इन्होंने 50 मार्क के लिए रखा है और 50 मार्क आपको जीएसटी में लाना है। सर पास होने के लिए क्या करना है सर, ये बता दीजिए हमें। बराबर बात है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की अल्टीमेट क्वेरी यही होती है सर, पास होने के लिए हमें क्या करना है वो बता दीजिए सर हमें। देखो पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना है दोनों मिलाकर, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन एग्रीगेट का भी एक मसला है, कॉन्सेप्ट है इनकम यहां पर आपके आईसीआई में, तो उसके लिए आप 50 मार्क भी लाओगे तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे, ठीक है। बट हम यहां पर पास होने के इंटेंशन से नहीं आए हैं, ये चीज याद रखना। आप अगर एल्डाइन सीए में ज्वाइन कर रहे हो, धुरंधर टीचरों से पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसके पास 10 साल से लेकर 35 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो क्या आप सिर्फ पास होने के लिए आए हो यहां पर? बिल्कुल नहीं। आप अगर यहां पर आए हो तो आप यहां पर एक ही इंटेंशन से आए हो कि आपको बेहतरीन नंबर लाना है। जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि सीए के अंदर तो 50 मार्क्स 60 मार्क्स से ज्यादा आता नहीं है, क्यों नहीं आता है? पढ़ाई करने वालों को, ढंग से पढ़ाई करने वालों को, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करने वालों को सीए में भी रैंक आता है। सीए में हमारे बच्चे पिछले 25 30 35 साल से, जब से शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, मैं तो 25 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे भी लगभग 12 साल हो गए, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। तो पिछले 11 साल में मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रैंक आए, और आपको भी आ सकता है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की जरूरत होती है, एबीसी एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सुबह से आपको सारे टीचर्स ने ये बताया है कि नहीं बताया है कि एबीसी एनालिसिस के चक्करों में ना पढ़ो। आपको पढ़ना है तो पूरा डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आईसीआई के साथ मजाक ना करो, नहीं तो आईसीआई हमारे साथ क्या कर देगा, मजाक कर देगा।
तो अब जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स बताता हूं। हम लोग क्या करने वाले अगले लगभग, हमारा जो इनकम टैक्स का बैच होगा वो लगभग 150 से 160 घंटे का होगा। 3 घंटे की एक क्लास अगर होती है तो लगभग 50 से 55 क्लास होगी हमारी। उस 50 से 55 क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले, पहले मैं वो एक बार आपको बता देता हूं आप सभी लोगों को। उसके बाद में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार की तारीफ भी करेंगे, सरकार की आलोचना भी करेंगे, दोनों करेंगे। और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बिलीव मी। अगर आज लेक्चर के बाद आपको इस सब्जेक्ट में मजा नहीं आया तो चैट बॉक्स में बिल्कुल दिल खोल के बोल देना। मैं अपना क्रिटिसिज्म लेने से डरता नहीं हूं। लेक्चर के बाद अगर आपको मजा नहीं आया तो बोल देना सर ये क्या फालतू सब्जेक्ट है, बिल्कुल बोल देना। बट आप लेक्चर ईमानदारी से सुनो, 1.5-2 घंटा जितने भी चलता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम लोग अभी अगले 50-55 क्लास में कैसे क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज के लिए आश्वस्त हो जाओ कि हमारा 100% कवरेज क्लास में होगा। आपको कुछ भी यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी हम लोग क्लास में करेंगे उसमें 100% कवरेज हम लोग क्लास में कवर करेंगे आईसीआई मटेरियल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरी चीज, इनकम टैक्स के अंदर हम लोग लॉजिकल टीचिंग करेंगे। अगर आपने अपने पुराने दोस्तों से किसी से पूछा है जो पहले इनकम टैक्स पढ़कर बैठे हैं तो वो आपको डराते होंगे। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, डराते हैं कि नहीं? अरे इनकम टैक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, इनकम टैक्स तो समझ ही नहीं आता है, इनकम टैक्स में तो इतना लेंथी सब्जेक्ट है, अरे बहुत सारे क्वेश्चंस है। डराते हैं ना वो आपको? अरे बिल्कुल नहीं डरना, बेवकूफ है वो सब। उन्होंने लॉजिकली पढ़ाई नहीं है आज तक। लॉजिक से पढ़ो तो सब्जेक्ट में दिलचस्पी आएगी, प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से आपको। लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब यह होता है कि अगर कोई कानून सरकार ला रहा है तो क्यों ला रहा है, कैसे नालायक हरकतें करता था टैक्स पेयर, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने यह कानून लाया है। जब इस तरीके से पढ़ोगे ना आप सब्जेक्ट को तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिलीव मी। आज ही आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं जो आपका दिल खुश हो जाएगा सुनकर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से प्यार करो। देखो प्यार करो या नफरत करो, पढ़ना तो है ना। अब घुस गए हो सीए के अंदर तो बस अब घुस गए तो बाहर ही निकलना है, सफल होकर बाहर निकलना है, बीच में से बाहर नहीं निकलना है। और मैंने आज सुबह राजकुमार सर का लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि फाउंडेशन तो एक एंट्री वाला एग्जाम है। सही बात है, फाउंडेशन तो क्या एक एंट्रेंस एग्जाम है। रियल आपका सीए का पेपर अब शुरू होने वाला है, सीए इंटर से। रियल स्टडीज जो आप करोगे सीए की वो अब से करोगे। देयरफॉर आपको पहले सब्जेक्ट से प्यार करना होगा, ठीक है। जब तक आप सब्जेक्ट से प्यार नहीं करोगे आपके अंदर बेचैनी नहीं आएगी रोज लेक्चर बैठने में। आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, यार आज तो सर का लेक्चर है, बैठना है, बहुत मजा आता है। जैसे आप वो कोई वेब सीरीज आती है, नहीं बराबर, कोई वेब सीरीज आती है तो सीक्रेट गेम्स 2 जब आया था तो सब लोग बेचैन थे कि नहीं, कब आएगा कब आएगा, बताइए बोलिए। सीक्रेट गेम्स 2 के लिए आप सब बेचैन थे कि नहीं थे? या मिर्जापुर आ जाता है तो बेचैन होते हो कि नहीं होते हो? अरे यार मिर्जापुर आने वाला है, कालीन भैया आने वाले हैं, मुझे वो देखना है। बेचैन थे कि नहीं? वैसे बेचैनी हो जाएगी देखना आपको लेक्चर बैठ बैठ के मेरी। इतना लॉजिकली हम लोग एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं करना। लॉजिक से पढ़ेंगे। रट्टा टीचिंग को मैं जरा भी बिलीव नहीं करता हूं, रट्टा टीचिंग में मैं बिलीव ही नहीं करता हूं। आप बिलीव मी, अगर लॉजिक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, और इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है। देखो इंस्टीट्यूट ने आपके सब्जेक्ट को 8 पेपर से 6 पेपर कर दिया है। पहले पता है आपको इंटर में 8 पेपर होते थे, अभी इंटर में कितने पेपर है? सिर्फ 6 पेपर। इंस्टीट्यूट ने 8 से 6 क्यों कर दिया? इंस्टीट्यूट चाहता है भाई आप कम पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। जो पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, बाद में जाकर जब जॉब करने जाते हो तो हमारी बेइज्जती ना करो कि वहां जॉब करने जा रहे हो और पता चल रहा है कुछ आ ही नहीं रहा है। वो नहीं होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम पढ़ रहे हो बेटा, आप कोई 11-12 बीकॉम का एग्जाम नहीं पढ़ रहे हो। तो प्रोफेशनल एग्जाम को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता है। दूसरी चीज, क्लास के अंदर ही हम लोग कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया हम लोग उसको पूरी तरीके से क्लास में रिवाइज कर लेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो अगले कुछ महीने। अगले कुछ महीने इतने बिजी होंगे कि आपकी अकाउंट्स की क्लास भी होगी, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास भी होगी, आपकी लॉ की क्लास भी होगी, फिर मैं भी आ जाऊंगा। और मुझे तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है इन लोगों ने। दोपहर का टाइम आप आराम से खाना पीना सब खा के आओगे और मैं भी खा के आऊंगा, और यहां पर क्या होगा, आराम से सोएंगे हम लोग, बराबर। अच्छी जिम्मेदारी दी है ना मुझे, दोपहर का टाइम 2 से 5। बोलिए जरा, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, बोलिए।
तो इसमें तो मुझे तो पूरा झिंझोड़ना पड़ेगा आप लोगों को रोज 3 घंटा, क्योंकि आप सुबह से लेकर 2 बजे तक तो ऑलरेडी लेक्चर बैठे होंगे। बट डोंट वरी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। 15-15 घंटे पढ़ाने के बाद भी मैंने बच्चों को पकड़ के रखा हूं, हिलने नहीं दिया जगह से, ठीक है। डोंट वरी, आप बस लेक्चर ईमानदारी से रोज अटेंड करना, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। कोई ऑप्शन है दूसरा? सीए में आ गए हो, मेहनत करना है, मेहनत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सीए में। प्रॉपर मेहनत कैसे करना है वो मेरा काम है बताना, वो हमारे सारी टीम का काम है आपको बताना कि प्रॉपर मेहनत कैसे करना है। तो क्लास में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपको घर जाकर उतना समय नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, अब थक जाओगे यार, कितना बच्चा पढ़ेगा, एक इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक इंसानी बॉडी है, कितना ताकत लगाएगी ये, दिमाग का भी तो एक क्षमता होती है ना, उसके बाद दिमाग थोड़ी चलता है। डोंट वरी, हम लोग क्लास में ही रिवाइज करते रहेंगे, भले 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले मैं 2-4 लेक्चर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूं आप सभी लोगों को कि क्लास के अंदर ही हम लोग पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करते रहेंगे, एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहेंगे। डोंट वरी, ताकि आपका सब्जेक्ट से टच ना छूटे। दूसरी चीज, सर हमको किताबें कितनी मिलेगी? आपको 2 किताबें मिलेगी, ठीक है। एक आपकी कलर्ड टेक्स्ट बुक होगी, कलर्ड, फुल्ली कलरफुल। मैं आपको उसका नमूना बताता हूं, मैंने उसको प्रिंटिंग के लिए भी डाल दिया है। कलर्ड टेक्स्ट बुक, जिसको हमने नाम दिया है इजी नोट्स, मैं उसका नमूना बताता हूं आपको। और कलर सिर्फ कलर यूज करने के लिए नहीं किया है, जरा गौर से देखना। कलर कलर हमने किस तरीके से यूज किया है? हमने कलर इस तरीके से यूज किया है, हमने 4 कलर का यहां पर प्रयोग किया है। पहला कलर रेड कलर, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जनरली स्टूडेंट को क्या आदत होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट होता है, टीचर बोल रहा है, स्पेशली थियरी पेपर में, लॉ के टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बोला, आप फटाफट मार्क कर रहे हो, ठीक है, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने खुद मार्क करके रखा है, वो आप बस लेक्चर में ध्यान दो। दूसरी चीज, अगर कुछ, क्योंकि कानून है, इनकम टैक्स एक कानून है, उसमें हर साल बदलाव आते हैं, बदलाव हर साल, बजट आता है, बदलाव आते हैं। अभी मैं बोलूंगा आज के लेक्चर में कैसे बजट आता है, कैसे बदलाव आते हैं। तो उसके लिए हमने सारे बदलाव वाले प्रोविजंस को हमने ग्रीन कलर में करके रखा है, ताकि आपको पता चले कि भाई हमारी निर्मला सीतारमण जी ने इस साल कौन कौन से बदलाव लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो आपको यहां पर सब दिखेंगे। तीसरी चीज, आपने लॉ पेपर पढ़ा है, लॉ भी एक कानून है, इनकम टैक्स भी एक कानून है, जीएसटी भी एक कानून है, इन सब में सेक्शंस होते हैं। तो सारे सेक्शन नंबर्स को हमने पर्पल कलर में करके रखा है, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आपकी किताब देखो कितनी एकदम रंगारंग किताब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रेड में दिखेंगे, और जो आपका आर्टिकल, ये नंबर है, कोई सेक्शन नंबर है, कुछ है, तो वो आपको पर्पल में दिखेगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रेड में दिखेंगे। उसी तरीके से सरकार ने अगर कोई बदलाव लाया है किसी कानून में, तो कोई कानून में अगर कोई बदलाव लाया तो आपको इमीडिएटली दिखेगा, वो कौन से कलर में? ग्रीन कलर में। इससे एक स्टूडेंट को एकदम क्लियर आइडिया होगा कि वो एग्जैक्टली क्या पढ़ रहा है। अगर वो रेड में पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। अगर वो ग्रीन में पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है ये तो रिसेंट चेंजेस लाए हैं सरकार ने, ये भी दिमाग में रखना है। सेक्शन नंबर, ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है, ये नंबर, उसके दिमाग के अंदर चीजें छपने में आसानी हो जाएगी, इसलिए कलर किया गया है। नॉट बिकॉज कि आपको बस का एक कलर बुक देना, एक फॉर्मेलिटी हमारी, इसलिए हम दे रहे, बिल्कुल नहीं बेटा। उसके बाद देखो, क्लास के अंदर आप क्लास पढ़ लोगे, मेरा लेक्चर सुन लोगे, आप लॉजिक भी पता लगा लोगे, सारा कानून भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन लॉजिक भी पता चल जाएगा, चीजें रिवाइज कर करके आप याद भी कर लोगे, रट्टा भी मार लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो सॉल्व करने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अगर आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है आपका कितनी भी पढ़ाई कर लो? अरे आप 25 साल पढ़ लो तो भी सीए नहीं बन पाओगे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आता है। क्लासरूम के अंदर, बिलीव मी, आप नंबर नोट कर लेना चाहिए, तो 300 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, जिसमें आईसीआई मटेरियल का सारा क्वेश्चन कवर होगा। उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, जो मैंने अपने आप से, अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद वो तो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, वो तो आप बोर्ड पे से मेरे को देखोगे, कॉपी कर लोगे, आप खुद का दिमाग कब चलाओगे? उसके लिए हम लोग क्लास में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंट टेस्ट। जैसे ही हमारा 1-2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, मैं एक टेस्ट रख लूंगा, आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे पहले ये बताओ उसमें, नहीं तो टेस्ट के मौके पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं मैक्सिमम आपके लिए टेस्ट पेपर बना सकता हूं, मैं आपके लिए टेस्ट का पेपर का डिस्कशन कर सकता हूं, आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? प्लीज ये बताओ पहले, सभी लोग
मुझे कमेंट चाहिए सबका। सौरभ गौतम ने बोला सर पूरा साथ देंगे। विकास शर्मा ने बोला सर जी सर, यस सर। अनीशा कुमारी ने बोला जी सर। अतानु बेरा ने बोला यस सर। सत्यम कुमार ने बोला यस सर। वंश गुप्ता ने बोला यस सर। कार्तिक पांडे ने बोला यस सर। खुशी शाह ने बोला यस। एमडी दानिश ने बोला यस सर। आप लोगों को मैं मिनिमम काम दूंगा बेटा, मैक्सिमम काम मैं करूंगा। आप लोगों को मैं क्या मिनिमम काम दे रहा हूं, मैक्सिमम चीजें मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि घर पे जाके 5-10 मिनट पढ़ लेना, मैक्सिमम रिवीजन भी मैं क्लास में करा दूंगा आपको। मैक्सिमम रिवीजन मैं क्लास में करा दूंगा। आपको बस एक ही काम दे रहा हूं, वो क्या है कि भाई जब मैं टेस्ट बोलूंगा, मैं 1 हफ्ते पहले बोल दूंगा आपको, 10 दिन पहले बोल दूंगा कि 10 दिन बाद ये टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, प्लीज पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना। बस उतना करना मेरे लिए, बस उतना कर लोगे तो बस हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा टारगेट क्या है पता है? 50 मार्क का नंबर, 50 नंबर का पेपर है ना ये। हमारा टारगेट है कि हमको मिनिमम बेयर मिनिमम वर्स्ट केस में 40 नंबर तो लाना ही है इनकम टैक्स में। क्या बोलता है इंस्टीट्यूट बोलता है 100 में से 40 लाना है ना। तो हम लोग ये आज संकल्प कर लेते, ये अपने आप से वादा कर लेते कि भाई हमको दोनों पेपर मिलाकर 40 नहीं, इनकम टैक्स में ही 40 लाना है और जीएसटी में भी 40 लाना है। अगर 40 आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो जीएसटी में जो भी आ रहा है बोनस, एक ही पेपर में हमको 40 लाना है। और आता है बेटा, ऐसा नहीं है नहीं आता है। रैंकर लोगों को, जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, 10th रैंकर, 15th रैंकर, उनको 25, उनको 85, 90 मार्क्स भी आते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर, आते हैं उनको। तो जब उनको आते तो आपको क्यों नहीं आ सकते? प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है आपको। बस अगर प्रॉपर गाइडेंस होगी तो आप जरूर लाओगे और मैं आपके पीछे पूरी मेहनत करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन हो ना आप लोग तो चलो लाइव हो, तो लाइव वाले तो यहां मेरा सर खा लेंगे, डाउट पूछ पूछ के मैं जवाब भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उनको भी दिक्कत है, और ऑनलाइन वालों को भी। जब बैच खत्म हो जाता है उसके बाद तो आप मुझे कैसे मिलोगे सर? और बाकी सारे टीचर्स तो आपके दिल्ली में रहते हैं और आप लोग भी वहीं रहते हो, मैं तो यहाँ 1200 किलोमीटर दूर मुंबई में रहता हूं। सर आप तो हमारे सेंटर, हम तो आपके सेंटर पे आके आपका गला भी नहीं पकड़ सकते सर। कम से कम राजकुमार सर, प्रवीण शर्मा सर, पंकज गर्ग सर, दूसरे टीचर्स को आप जाकर पकड़ तो सकते हो। डोंट वरी बेटा, हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, प्लस हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना लेंगे इमीडिएटली, ठीक है, अगले कुछ दिनों के अंदर, जैसे ही थोड़े और बच्चे जुड़ जाने दो फिर। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बिंदास डाउट पूछना, लेकिन फालतू का टाइम पास नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, वो क्या है? फालतू का टाइम पास। 50 किस्म की दूसरी बातें ज्यादा होती है, काम की बात कम होती है। तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखूंगा, उतना ही बात करने दूंगा आप लोगों को जितना जरूरी है। जो रेलेवेंट काम है वही करने का। नहीं तो उधर, आज तुम किधर घूमने जा रहे हो? आज मैं तो इधर घूमने जा रहा हूं। आज मैंने पिज्जा खाया, आज मैंने बर्गर खाया। अरे ये बातें ना करो, ये बातें करने का अब समय नहीं रहा आपके पास। अगले 7, 8, 9, 10 महीने जितने भी है आपके पास, आपको जीवन में उसमें पूरी मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगानी है। और ये ठान लेना है आज के आज ही, ये आज के आज ही ठान लेना है कि भाई सीए इंटर पहले अटेम्प्ट में निकालना ही है, अच्छे नंबरों से निकालना है, ताकि आपको अच्छी जगह पर आर्टिकलशिप मिले, आपका भविष्य सुधरे, भविष्य उज्जवल हो, और आपको फाइनल सीए के अंदर जाने के पहले एक मोटिवेशन मिले। एक मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो मुझे बोलनी थी मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना डिस्कशन ऑन व्हाट? इनकम टैक्स। तो चलो सब लोग पहले एक बार फटाफट से चैट में बता दो, शैल वी स्टार्ट एंड हाउ इज द जोश? प्लीज टेल मी, शैल वी स्टार्ट एंड हाउ इज द जोश? अरे बोलिए यार, क्या बैठे हो ऐसे? इतने सारे लोग ज्वाइन है यहाँ जूम पे, इतने लोग ज्वाइन है, और यहां पर फिर हमारे यूट्यूब पे कितने सारे लोग ज्वाइन है, और इतने सारे लोग ने एनरोल किया और सारे के सारे यूट्यूब पे जाकर बैठे हैं। किस खुशी में? आपको नहीं पता है कि आपकी क्लास आपको आपके एल्डाइन के ऐप से ही लॉगिन करनी है? अब जरा ध्यान से सुनो, शैल वी स्टार्ट? चलो सबने बोल दिया, द जोश इज हाई, वेरी हाई, और जबरदस्त माहौल बनाना है अपने को इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में मैं अपना पहला सेंटेंस बोलने जा रहा हूं अपने सिलेबस का, ठीक है। शुरू कर रहा हूं मैं डिस्कशन। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा
इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है। पूरी दुनिया में दो टाइप के देश है, दो टाइप, दो किस्म के देश है। अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। कुछ सवाल पूछूंगा बीच बीच में तो आप जवाब दे सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में दो किस्म के देश है। एक देश होता है जिसको बोला जाता है सेल्फ डिपेंडेंट, और एक देश होता है नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि सेल्फ डिपेंडेंट नॉट सेल्फ डिपेंडेंट? देखो, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। देश पैसे के बगैर नहीं चल सकता है, देश के बहुत खर्चे होते हैं। तुम इमेजिन करो कि आपके माँ बाप एक घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं करते? बताइए। रोज आपके पिताजी या आपके माताजी जॉब पर जाते होंगे या दुकान पर जाते होंगे या तो उनका कोई दूसरा बिजनेस होगा, तब जाकर वो पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद वो पैसे कहाँ लगाते हैं? घर में अलग अलग जगह पर खर्चे करते हैं। तो घर को मैनेज करना आसान काम है क्या? बताइए मुझे। बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। अब मुझे आप खुद सोचो, जब एक छोटा सा नन्ना सा 5 लोगों का परिवार मैनेज करना आसान काम नहीं है, तो एक देश जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्या उसको चलाना आसान काम है? नहीं, आसान काम नहीं है। स्पेशली हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। नंबर 1 पे आ गए हम अपनी मेहनत से। आ गए कि नहीं? पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आए ना? कहीं तो आए नंबर 1 भाई, बताइए। नंबर 1 पे आ गए हम अपनी मेहनत से। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इतने सारे लोगों को खाना देना, इतने सारे लोगों को शिक्षा देना, इतने सारे लोगों को सुरक्षा देना, इतने सारे लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, आसान काम नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा भैया। पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है दुनिया में। देयरफॉर दो किस्म के देश है, सेल्फ डिपेंडेंट, नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब जिनको टैक्स वैक्स की, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है सरकार से, लोगों से। जैसे गल्फ कंट्रीज, अगर आपको पता होगा, गल्फ कंट्रीज मतलब खाड़ी देश। खाड़ी देश में क्या आता है? दुबई आता है, बराबर, कुवैत आता है, और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाड़ी देश हैं। यहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, पता है आपको? देयर इज नो इनकम टैक्स। खाड़ी देशों में इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं, कुछ नहीं। वहां पर सरकार कैसे चलाती है? पूरा भाषण सुनो, उसके बाद ही कमेंट करना, ठीक है? मुझे पता है कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे अपने नॉलेज से, थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं सुना होगा, सर वहां तो लगता है टैक्स, आप कैसे गलत पढ़ा रहे हो हमको, सब बता रहा हूं। खाड़ी देशों में टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं। अगर मैं सीए बन जाता हूं, इंडिया में नौकरी करता हूं, ठीक है, 15 लाख रुपया कमाता हूं साल का, तो मुझे टैक्स देना है। वही अगर मैं दुबई में जाता हूं, 15 लाख रुपया कमाता हूं साल का, 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं है वहां पर, पूरा 15 लाख आपका। कितनी अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट देश है। वहां पर बहुत तेल दिया है उनको भगवान ने, और वो तेल से ही अपनी जीवन गुजार रहे, अच्छा खासा जीवन गुजार। लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि सिर्फ तेल काफी नहीं है, तो पता है अब वहां पर भी जीएसटी लगता है। वहां पर जीएसटी का नाम उन्होंने वैट दिया है। पता है अब वहां पर भी इनकम टैक्स वो उन्होंने शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। वो भी समझ गए सेल्फ डिपेंडेंट रहने में मजा नहीं है, टैक्स का पैसा खाने में जो सरकार को संतुष्टि मिलती है ना, जो टैक्स का पैसा खाने में सरकार को संतुष्टि मिलती है ना, वो सरकार को किसी और चीज में नहीं मिलती है। जैसे हमारा देश, अमेरिका बोलो, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड बोलो, सिंगापुर बोलो, कनाडा बोलो, ये सारे देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है भाई। भले कितने भी अमीर होंगे, सब टैक्स लेते हैं, सब टैक्स लेते हैं। ये टैक्स पे ही डिपेंडेंट है, ये टैक्स से ही चलाते हैं देश पूरा का पूरा। लेकिन कुछ खाड़ी के देश जो टैक्स नहीं लेते थे, उन्होंने भी अभी समझ लिया भाई टैक्स तो लेना पड़ेगा, उसके बगैर कैसे जिएंगे हम? तेल कब तक निकालेंगे? तेल तो खत्म हो जाएगा एक दिन। जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी तो तेल का क्या करेंगे? अचार डालेंगे तेल का। हाँ, अचार बनाने में काम आ सकता है तेल कभी कभी, बट अदरवाइज तो काम नहीं आने वाला। इसीलिए हर एक देश को टैक्स ही चाहिए चलाने के लिए। टैक्स के बगैर देश नहीं चल सकता है। और दुनिया में कितने किस्म के टैक्स होते हैं जरा बताइए? सुबह इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर बैठे हो, बताइए सभी लोग। अरे बैठे हो ना इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर सुबह सुबह। 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स, 2 किस्म के। क्या नाम है उनका? पहले का नाम है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोनों का मतलब बता रहा हूं अपनी तरफ से। इवन दो आपने सुबह रिस्पेक्टिव टीचर से सुना होगा, बट मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं दोनों का मतलब क्या है।
डायरेक्ट टैक्स का मतलब सर, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले अगले 150 घंटे, वो है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल, जो आप सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पढ़ने वाले हो सीए इंटर में, जीएसटी, दोनों मिलाकर आपका सीए इंटर का टैक्स का पेपर हो जाता है 100 नंबरों का। ठीक है, मैं जीएसटी पे भी बात करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे बात करूंगा। सर इनकम टैक्स और जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? देखो फर्क क्या है मैं बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो सरकार डायरेक्टली आपसे लेती है, डायरेक्ट आप कमाओ और आप दो, आप कमाओ और आप दो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं यहां पर हूं मिस्टर ए, क्या करते हो सर आप? मैं हूं एक टीचर, ठीक है। अब एक टीचर का काम क्या है? लोगों को एजुकेशन देना और पैसा लेना, ठीक है। तो यहां पर एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ने मुझे कितना पैसा दिया? 10,000 रुपए दिए, ठीक है। ये 10,000 रुपए मेरी क्या हो गई बताइए? इनकम हो गई, राइट। ये 10,000 रुपए मेरी इनकम हो गई। तो सरकार आ जाएगी यहां पर और बोलेगी भाई इस पे क्या दो, जल्दी बोलो बेटा, इस पे टैक्स दो, जो भी रेट है, फॉर एग्जांपल से 30% रेट है, तो सरकार बोलेगी हर एक बच्चे पे 3,000 रुपया क्या हमारा हो जाएगा, चलो इस पे इनकम टैक्स दो। ये टैक्स कौन देगा? ये टैक्स मैं दूंगा। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो पैसा कमा रहा है, जो कमाएगा वो अपनी कमाई में से कुछ पोर्शन सरकार को दे देगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब देखो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स मैं अपनी जेब से नहीं देता हूं। मुझे बताना, जब मैंने आपसे 10,000 रुपया फीस लिया ना, तो मैंने क्या बोला बता स्टूडेंट को? बेटा 10,000 तो मेरी फीस है, मेरी। बेटा सरकार जीएसटी भी तो लेती है, वो तुझे देना पड़ेगा। जरा 18% जेब से जीएसटी को क्या कर, ढीला कर, जेब ढीला कर और 18% जीएसटी निकाल। तो बच्चा अचंभित हो गया यार, बच्चा बोलने लगा सर यार 10,000 तो दे रहा हूं, अभी 1,800 और मांग रहे हो, इतनी भूख है आपको पैसे की? अभी मुझे नहीं है पैसे की भूख, सरकार मांग रही है, मैं क्या करूं? तो अब जब मैं स्टूडेंट से पैसा लूंगा तो उसको कहूंगा बेटा 10,000 तो तेरी फीस है जो तू मुझे दे रहा है, वो पैसा मैं रखूंगा, जरा 1,800 रुपए और दे। ये 1,800 रुपया मैं बच्चे से लेकर किसको दे दूंगा, जल्दी बोलो? ये मैं दे दूंगा गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स लाने की जरूरत क्या थी? बहुत जरूरत थी। मुझे आप लोग एक जरा एक अनुमान लगाओ, आप सभी लोग एक अनुमान लगाओ, ठीक है, एक अनुमान लगाओ। देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं। हाँ एक अनुमान लगाओ बस, ठीक है। उसमें से क्या लगता है आपको कितने लोग इनकम टैक्स देते होंगे? कितने लोग देते होंगे इनकम टैक्स? जस्ट एक अनुमान लगाओ सभी लोग। 140 करोड़ लोग में से इनकम टैक्स कितने भरते हैं? भले 1 रुपया भी इनकम टैक्स भर दिया तो चलेगा, तो मैं मान लूंगा आप इनकम टैक्स भरते हो। तो अंकित बोल रहे हैं टैक्स बेस बड़ा करने के लिए, अभय शर्मा बोल रहे हैं 1 करोड़, अनीशा बोल रही है 5% बेटा। सौरभ जी तो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है जीवन में, बोलते 100 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। अरे 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे, तो 100 करोड़ इनकम टैक्स कहां से देंगे? सही बात है ना, 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे। रोहित बोल रहे 10% लोग देते हैं। अंकित बोल रहे 4.5 करोड़। विकास शर्मा बोल रहे 90 करोड़। टेक्निकल आईडी भाई, ये अलग ऐसा नाम है पता नहीं, 8 करोड़ लोग देते, ठीक है। और विदुष यादव बोल रहे 20% लोग देते। मोहम्मद वसीमुल बोल रहे 20 से 30। आदित्य बोल रहे 50%। सब अपने हिसाब से कुछ भी फेंक रहे, बराबर फेंक रहे हैं ना, सब फेंक ही रहे, तुमको क्या पता कौन कितना देता है? ईमानदारी से बोलो, फेंक रहे हो कि नहीं दिल से? ऐसा सब नहीं फेंकना एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में हम लोग फेंकने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कितने परसेंट लोग देते हैं पता है आपको देश में? तुम अचंभित हो जाओगे, अचंभित। लगभग सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ पीपल, जो क्या देते हैं देश में? बोलिए, इनकम टैक्स देते हैं। बस 142 करोड़ पॉपुलेशन में से 136 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते ही नहीं है देश में। सिर्फ कितने लोग देते? सिर्फ 6 करोड़ लोग। उसमें से भी बताओ मैं, 6 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तो एकदम मामूली टैक्स देते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, बस बस उतना ही देते हैं। तो मतलब 142 करोड़ में, नंबर समझो जरा, नंबर गेम है इनकम टैक्स। 142 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ लोग टैक्स देते। उन 6 करोड़ में से भी सिर्फ 1 करोड़ लोग ही अच्छा खासा टैक्स देते, ठीक है।
बाकी तो वो बाकी जो 5 करोड़ जो दे रहे हो नाम के लिए दे रहे हो, भी छोटा मोटा 2,000 5,000 10,000 15,000 बस साल का, क्या चलेगा देश? बताइए, चल जाएगा देश इनसे? हाँ, क्या इनसे देश चल जाएगा? पूरा इतना बड़ा विशाल देश है, इतने लोग हैं, इतने काम हैं, कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली नहीं चल सकता है। तुम खाली सरकार के खर्चे इमेजिन करो ना। सरकार बॉर्डर पे जो हमारे इंडियन आर्मी के लोग बैठे हैं उनको कितनी तनख्वाह देती रहेगी? कभी इमेजिन किया है? कैलकुलेट करो कभी, कैलकुलेटर पे तुम्हारा कैलकुलेटर फट के दीवार में चला जाएगा। कैलकुलेटर बोलेगा भाई मुझसे ना हो पाए इतना कैलकुलेशन। कभी सोचो इंडियन आर्मी को कितना देती होगी, पुलिस को कितना देती होगी सैलरी, अलग अलग राज्य सरकार। कभी इमेजिन करो कि सरकार सड़कें बनाने में कितना खर्चा करती होगी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो खरीदती है उस पे कितना, हेल्थ केयर पे कितना, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना, और दीगर कितने ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उस पे डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा करती होगी सरकार। क्या ये 4-5 करोड़ लोग पूरे देश का भार उठा लेंगे अपने कंधों पे? उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे 4-5 करोड़ लोग देश पे, देश का, पूरे देश का भार इस कंधों पे। इसीलिए सरकार को कहां आना पड़ा? जीएसटी की तरफ। अब ईमानदारी से अपने कॉमन सेंस और लॉजिक से बताओ, देश में कितने लोग जीएसटी देते हैं? बताओ। सौरभ जी बोल रहे हैं अगर इन सब लोगों को 6 करोड़ लोगों को भार उठाने बोलेंगे तो जमीन में धंस जाएंगे। सही बात है। जीएसटी कितने लोग देते हैं बताओ? सारे 142 करोड़ लोग देते हैं जीएसटी? बताइए बेटा, सब देते हैं जीएसटी? हर एक इंसान देता है जीएसटी इस देश में, हर एक इंसान। कैसे सर, हमने तो कभी दिया नहीं जीएसटी? अरे सब देते हैं भाई। आप कपड़ा खरीदते हो, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा खरीदते उस पे जीएसटी लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है जीएसटी कपड़े पे? बताइए। आप छोटा सा वेफर का पैकेट खरीदते हो खाने के लिए कभी, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। आप मैगी खरीदते हो, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। आप थम्स अप पीते हो, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। आप अस्पताल में जा रहे हो, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। हर चीज पे लग रहा है, बहुत कम चीज है जिस पे नहीं लगता है। देश का हर एक इंसान जीएसटी देता है, हर एक इंसान देश का जीएसटी देता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हर एक इंसान देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि चोरी करता है। तुम इमेजिन कर रहे हो इनकम टैक्स इंडिया में कितने पे लगता है? जिसकी पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, पूरे साल किया ईयरली इनकम, इमेजिन करो खाली देश में चोर लोगों की क्या क्या मतलब लिमिट है। पूरे साल देश में जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाता है उसको इनकम टैक्स अनिवार्य है, उसको देना है। अब मुझे बताओ 142 करोड़ में से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? सिर्फ 6 करोड़ बराबर। उसका मतलब 136 करोड़ लोग क्या कहते हैं? हाँ, कि हमारी ईयरली इनकम, बताइए, 2.5 लाख रुपए से भी, बोलिए ना, कम है। ये बोलते हैं 136 करोड़ देश की जनता ये कहती है कि हमारे साल की 2.5 लाख रुपए से भी कम इनकम है। क्या ये बात आपके गले से उतर रही है क्या? पहले ये बताओ, गले से उतर रही है आपके ये बात? बताइए ना बेटा, ये बात गले से उतरेगी किसी के? नहीं उतरेगी सर, सवाल ही नहीं उठता है सर। इतने कम लोग देश में 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। सीलिंग है गवर्नमेंट की, एक लिमिट है, उसके ऊपर कमाओगे तो टैक्स लगता है, 2.5 लाख के ऊपर कमाओगे तो टैक्स। सौरभ बोल रहा है गले से उतरने की बात, सर अटक गई गले में, ऐसी बात कर दी आपने। यही सच्चाई है देश की। नहीं देते लोग टैक्स, बहुत चुराते हैं, बहुत चुराते हैं, बहुत। सरकार बोली कहां पकड़ते बैठे, पकड़ते बैठेंगे? 136 करोड़ को पकड़ सकती है सरकार? हाँ, एक एक गली गली कूचे कूचे में आ सकती है सरकार, पकड़ सकती है सरकार? नहीं पकड़ सकती है। उतना डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लोग ही नहीं है। सरकार बोलती है छोड़ो यार जीएसटी बढ़ा दो, ठीक है। जीएसटी 12% लगता था कपड़े पे, सॉरी कपड़े पे 5% लगता था, अब 12 कर दो 12। कपड़े पे कितना लगता था? 5।
12 कर दो, 7 लाख हुआ था बेटा श्रवण, वो स्पेसिफिक कंडीशन है उसका, पढ़ोगे आप सीए इंटर सिलेबस में। 7 लाख किसके लिए माफ है? सबके लिए नहीं है वो, बात करेंगे बेटा श्रवण उस पर, ठीक है। हाँ, कपड़े पे कितना जीएसटी लगता है निर्मला जी? मोदी जी पूछ रहे। मोदी जी 5%, 12 कर दो। ये क्या बात हो गई? कोचिंग क्लासेस पे कितना लगता है? 12, 18 कर दो। अच्छा, दवाई पे कितना? इतना, 12 कर दो। बढ़ा देते रेट, क्या करेंगे? टैक्स कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? देना पड़ेगा, देश का हर एक जनता को भार लेना पड़ेगा। हर एक देश का जनता देश की सुविधा यूज कर रहा है। अब आप और मैं बोलोगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या सुविधा यूज कर रहे हैं, हम कुछ सुविधा नहीं यूज कर रहे। सड़कें नहीं यूज कर रहे हो आप? हाँ, सड़कें यूज कर रहे हैं ना, कम से कम सड़कें तो यूज कर रहे हैं ना हर कोई। चलो, हम लोग एजुकेशन नहीं यूज कर रहे होंगे, सरकारी एजुकेशन फॉर एग्जांपल, या हम लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाते होंगे, ठीक है, लेकिन सड़कें तो हर कोई यूज कर रहा है बराबर, ट्रेन तो हर कोई यूज कर रहा है, राइट। तो टैक्स तो देना पड़ेगा भाई देश में, डायरेक्ट नहीं दोगे तो इनडायरेक्टली लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका इन टाइप्स ऑफ टैक्सेस का एनालिसिस। हमको क्या पढ़ना है? हमको इनकम टैक्स पढ़ना है। हम जीएसटी में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जीएसटी आपको रिस्पेक्टिव टीचर जरूर पढ़ाएंगे, मैं इनकम टैक्स में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो अब मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, जिसमें आपको अपना प्यारा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मान लो मोदी जी को लगता है, हमारी वित्त मंत्री को लगता है कि टैक्स कम पड़ रहा है, टैक्स कम पड़ रहा है, सरकार को लगता है कि अभी जो टैक्स है बहुत कम है, इससे तो देश का काम हो ही नहीं सकता है, हम लोग बहुत दुविधा में आ जाएंगे, चलो टैक्स बढ़ाते। तो क्या मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर देश में कोई नया टैक्स ला सकते हैं क्या? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। क्या कोई नया टैक्स मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर ला सकते हैं क्या? देश में टैक्स की कमी हो रही है, तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिए देश में नया टैक्स लाया जा सकता है? बताइए। तो कार्तिक पांडे जी बोल रहे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि नो सर, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अंकित सिंह जी, अनीशा कुमारी जी और कार्तिक पांडे ने फिर से कुछ बोला, और अंकुश वर्मा जी, सौरभ गौतम जी, विकास शर्मा जी, टेक्निकल आईडी जी बोल रहे नो, और बाकी सब बोल रहे यस। कुछ लोग यस बोल रहे, कुछ लोग नो बोल रहे। अब किसकी बात सुनूं? किसकी बात सुनूं भगवान, किसकी बात सुनूं? आधे बच्चे यहां चले गए, आधे वहां चले गए, किसकी सुनूं? नया टैक्स लाना है मुझे। विदुष बोल रहे हैं मेरी बात सुन लो। चलो भाई ठीक है, विदुष भाई की बात सुन। विदुष भाई आप क्या बोल रहे हो बताइए, आपका क्या कहना है? मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर नया टैक्स नहीं ला सकते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, नहीं ला सकते। आज मैं आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस समझा रहा हूं, आपको पोपली सर ने भी समझाया होगा, आपको जीएसटी वाले टीचर ने भी समझाया होगा, लेकिन मेरी भी सुन लो भाई। 3 लॉ पढ़ लिया आज दिन में, बहुत ज्यादा कानून नहीं हो गया आज के दिन में, बहुत कानून नहीं हो गया आज। इंडायरेक्ट टैक्स भी हो गया, लॉ भी हो गया, डायरेक्ट इनकम टैक्स भी हो गया, लेकिन मेरी भी सुन लो, इनकम टैक्स की भी सुन लो, बेचारे की सबसे आखिर में आया है, सबसे आखिर में बेचारे को समय मिला है बोलने का, उसकी भी सुन लो। नहीं ला सकते, मोदी जी हो या कोई भी हो, नहीं ला सकते कोई भी नया टैक्स, ऐसा ही नहीं ला सकते अपनी मर्जी से, जब जो लाना है लेकर आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। देश किससे चलता है? हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री किसको बोलते हैं? हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जो पब्लिक जिसे चुनती है, वो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने अपना राजा चुना है, हमने अपना राजा चुना है और हम प्रजा है। राजा को हमारी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? बताइए, बोलिए। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किससे चलता है? डेमोक्रेटिक कंट्री हम सब पढ़ते आ रहे बचपन से, स्कूल से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमारे देश का संविधान चलाएगा देश, और कोई नहीं चलाएगा। संविधान में जो लिखा है उस हिसाब से चलेगा। और संविधान में क्या लिखा है पता है? आर्टिकल 265 में लिखा है संविधान के, बारीकी से सुनना सभी लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आर्टिकल 265 में लिखा है संविधान के, दैट नो टैक्स और ड्यूटी कैन बी लेविड, लेविड मतलब लगाना, टैक्स लगाने को लेवी करना कहते हैं, कैन बी लेविड बाय गवर्नमेंट अनलेस देयर इज अ, पहले लिख लेता हूं मैं फिर समझाता हूं, देयर इज अ पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन
मिसाल के तौर पर अगर मोदी जी को कोई भी टैक्स लगाना है तो मोदी जी को पहले संविधान खोलना पड़ेगा, संविधान के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या ये टैक्स लगाने के लिए पावर है, क्या है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, अगर है तो लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। अब आप लोग मुझे बताओ, संविधान में अगर पावर नहीं है तो नहीं लगा सकते हो। संविधान को गवर्नमेंट ने 3 भाग में बांटा है। जब भी संविधान बना था, कब बना था थोड़ी देर बाद पूछता हूं, संविधान कब बना था, ठीक है। कौन से 3 भाग में बटा हुआ है संविधान हमारा? 3 भाग में बटा हुआ है, आप सब पढ़ते आ रहे हो स्कूल से। एक है यूनियन लिस्ट, राइट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट 1। एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट 2, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट 3, ठीक है। ये 3 किस्म के भाग है संविधान के अंदर। सर यूनियन लिस्ट में क्या मुद्दे आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे। सर स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे। और सर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? दोनों गवर्नमेंट बैठ के आपस में मिलकर मुद्दे डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सब आपने 9वीं और 10वीं में पढ़ा था बराबर। सौरभ गुप्तम, सौरभ गौतम, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, तीनों को अपने अपने कानून बनाने का पावर है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले ये हमारी जो नई गवर्नमेंट है मोदी जी की, इसने पिछले 7, 8, 9 साल में बहुत सारे कानून बनाए बेटा, आप लोगों ने भी देखा है, यस और नो। इन्होंने कानून बनाए, जैसे बहुत फेमस कानून मैं बोलूंगा, जैसे सीएए लाया था इन्होंने, जिसपे बहुत बवाल मचा पूरे देश में, यस। फिर इन्होंने लाया था कानून किसके लिए? फार्मर्स के लिए कानून लाया था, ठीक है। वो कानून फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर इन्होंने सबसे बड़ा कानून जो लाया है हमारे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जीएसटी कानून लाया है। लाया है कि नहीं लाया है बताइए? ये सारे बहुत सारे कानून लाए इन्होंने। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी हर अपने 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 राज्य के अंदर अपने अपने राज्य के हिसाब से कानून लाती है, और दोनों मिलकर भी कुछ कानून लाते हैं। अब इनकम टैक्स किसका टैक्स है? कौन खाता है उसका पैसा? वो पैसा किसके पेट में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेट में उसका पैसा जाने वाला है, मुझे बताओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन लिस्ट में पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इनकम टैक्स का कानून बनाने के लिए? बताइए, क्या इनकम टैक्स का कानून बिना संविधान के बनाया जा सकता है? नहीं बना। कोई भी कानून बिना संविधान के नहीं बनता है। संविधान के अंदर उसका पावर होना चाहिए। संविधान में पावर है तो वो कानून बनेगा, नहीं तो वो कानून नहीं बन सकता है। जैसे इनकम टैक्स का पावर कहां से मिलता है पता है आप सभी को? मैं बता रहा हूं, आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा। संविधान के अंदर एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82। वो पावर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पावर देती है निर्मला सीतारमन जी को, क्योंकि इनकम टैक्स निर्मला सीतारमन जी के अंडर आता है। क्योंकि निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। और इनकम टैक्स बोलो, जीएसटी बोलो, ये सारे कानून किसके अंडर आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। देयरफॉर एंट्री नंबर 82 बोलता है कि यस, आप इनकम टैक्स लगा सकते हो। किस पर लगा सकते हो? कोई भी इनकम पे, ऑन एनी इनकम। बस एक इनकम को छोड़ देना, सरकार ने बोला है, एक को छोड़ दो, बस एक। बाकी जिस पे लगाना है लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोकेगा पूरी दुनिया में। सिर्फ एक इनकम छोड़ दो, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एक्सेप्ट विच इनकम? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी जिस पे लगाना है लगाओ। सही किया गलत किया बताइए आप सभी लोग? बताइए अंकित जी, बताइए सौरभ जी, बताइए विकास शर्मा जी, बताइए विदुष यादव, बताइए आदित्य कुमार जी, बताइए सत्यम कुमार जी, बोलिए सही किया गलत किया? एग्रीकल्चर इनकम पे भी लगा दे टैक्स? पेट ही नहीं भर रहा है हमारा टैक्स कलेक्ट कर करके, लगा दे इस पे भी? नहीं सर, सही किया सर, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देना चाहिए सर। किसान इतनी मेहनत करते हैं सर, इतनी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं सर। देश में 140 करोड़ लोगों को खाना कैसे मिलेगा सर? अगर किसानों पे टैक्स लगाना शुरू कर दोगे तो 145 करोड़ जनता को खाना कैसे मिलेगा? और सिर्फ देश की जनता को नहीं, इंडिया तो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करती है खाना। पूरे दुनिया में हमारे देश का अनाज क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। देयरफॉर सही किया सर, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। अमीर अमीर किसान नहीं है दुनिया में, हाँ अमीर किसान नहीं है। आप पंजाब हरियाणा में चले जाओ, सॉरी टू से, बड़े बड़े अमीर किसान भी है वहां पर, मर्सिडीज वर्सिडीज लेकर घूम रहे,
घूमते कि नहीं घूमते? बताइए, क्या लगता है सरकार छोड़ देगी उनको? हाँ छोड़ देगी? ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है, बात करेंगे उस पे, कैसे बैंड बजाएगी उनकी भी। बस मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा आप लोगों के, कोई भी कानून, जो मैंने शुरुआत में पूछा ना आपको, क्या मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर कोई नया टैक्स ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अरे ऐसा लाने लगे ना, अगर गवर्नमेंट को पूरा पावर आ जाएगा ना, अगर यहां पावर आ जाएगा ना, ये कुछ भी लाएंगे, फिर कुछ भी लाएंगे। मैं किसी एक गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी हो, मोदी जी हो या कोई भी हो दूसरी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, जितना भी पैसा आएगा वो कम है, वो कुछ भी लाएंगे। तुमको पता है एक देश है, दुनिया में एक देश है, एक देश है, वहां पर कौन सा टैक्स लगता है बताओ? आप लोग बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। आप लोग बोलो सर, सर प्लीज बताओ सर, सुन के तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, ऐसा किस्म का टैक्स लगता है वहां पर। भगवान का शुक्र करना कि अपने देश में नहीं लगता है, कम से कम अभी जो बताने जा रहा हूं। बोलो, अरे यार इतने सारे लोग हैं, बोल नहीं रहा है कोई यार। एक देश है दुनिया में जहां पर लगता है ब्रीदिंग टैक्स। क्या लगता है? ब्रीदिंग टैक्स। क्या? ये लग गया, टैक्स लग गया मुझे, 3 बार सांस ली मैंने जोर से। ब्रीदिंग टैक्स? सर ये तो हद हो गई सर, ये कैसा टैक्स है सर? ये कार्तिक पांडे मेरा लेक्चर सुन के आया पहले कहीं, ठीक है, कार्तिक पांडे जी, श्रुति शर्मा, श्रुति शर्मा सर कहां लगता है सर, ये भी बता दो, अभी आधा अधूरा मत छोड़ो सर, बीच में हमको ऐसे सस्पेंस मत रखो सर, ऐसे मत बोलना अगले एपिसोड में बताओगे। कहां लगता है सर, ये भी तो बता दो। लगता है एक देश में, उनका नाम सुना हो कि नहीं पता नहीं, वेनेजुएला, सुना है आपने? साउथ अमेरिका के अंदर है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कभी स्कूल में, सुना है? वेनेजुएला करके एक देश है साउथ अमेरिका के अंदर, वहां पर ब्रीदिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट है। ब्रीदिंग टैक्स मतलब जितना सांस लोगे उतना टैक्स देने का। सब जगह पर नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स पे लगा के रखा है उन्होंने, कुछ एयरपोर्ट्स पे, हर पूरे देश पे नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स पे, मतलब आप भी जाओगे तो आपको भी देना है, वहां पर $20 का कुछ टैक्स लगता है। मैंने पूछा भाई किस बात का तुम ले रहे हो? एक बार गया था मैं वेनेजुएला बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ अजीब सा टैक्स होता है। मैंने बोला भाई किस बात का ले रहे हो $20? बोले आप यहाँ सांस ले रहे हो ना। बोला सांस तो पूरी दुनिया में ले रहा हूं मैं, तो हर जगह का टैक्स देते रहूं सांस लेने की? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो सांस लेने की टैक्स देना पड़ता है। मैं बोला ये तो अजीब है यार, मेरे को अपने देश के प्रधानमंत्री पे एक एक्स्ट्रा प्यार आ गया बहुत। हमारा देश का प्रधानमंत्री, कम से कम हमारा देश का वित्त मंत्री हमको कम से कम सांस लेने पे तो टैक्स नहीं लगाता है। कल तो आप हंसने पे टैक्स लगाओगे, बोले ज्यादा हंसने का नहीं तो टैक्स लगेगा, लाफिंग टैक्स। किसी पे भी लगा दोगे क्या? ये क्या है? मैंने पूछा, मैं उधर रिसर्च किया, मैं बोला किस बात का लगा रहे हो भाई आप इतना टैक्स? तो बोलते हैं भाई इधर तुम जो बैठे हो ना, हवा हवा खा रहे हो ना जो। मैंने बोला तो मैं बाहर भी हवा खा रहा था, बाहर क्या बिना हवा के यहाँ तक आया इंडिया से? बोले कि ये एक स्पेशल हवा है। मैं बोला कैसे, ये स्पेशल कैसे? बोले हमने यहाँ पर करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट इंस्टॉल करके एयर प्योरीफायर लगाया है, ठीक है, तो वो एयर प्योरीफायर का पैसा किससे रिकवर करेंगे? तुमसे ही रिकवर करेंगे ना, क्योंकि तुम ही यूज कर रहे हो उस एयर को, तो उसलिए हम आप पे क्या लगा रहे हैं? ब्रीदिंग टैक्स। समझ आया क्या बेटा आप लोगों को दुनिया में कैसे विचित्र विचित्र किस्म के टैक्स है? हमारा देश अगर ब्रीदिंग टैक्स लगा दे तो 2 दिन में करोड़पति नहीं हो जाएगी सरकार, अरबोपति? बोलो हमारा देश अगर ब्रीदिंग टैक्स लगा दे 142 करोड़ लोगों पे, तो 2 दिन में मोदी जी का पूरे साल का टैक्स कलेक्शन 2 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 दिन में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे विचित्र विचित्र किस्म के टैक्सेस है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत अलग 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 किस्म के टैक्सेस है, उसमें नहीं घुस रहा हूं मैं, ठीक है। बस बोलना ये चाहता हूं बेटा, अभी आप सब लोगों से एक बार पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कोई भी टैक्स अगर सरकार को लाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स लाना है, तो उसको पावर कहां से मिलेगा? जल्दी से सभी लोग बोलिए। पावर उसको मिलेगा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है तो टैक्स लाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है तो टैक्स मत लाइए, नहीं ला सकते हो आप। और इनकम टैक्स बनाने का पावर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से मिलता है?
एंट्री नंबर बोलिए 82। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? तो मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए। पक्का? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं। ये मैंने आपको कुछ बातें जो बताई वो आपके किताब के अंदर भी है, मैं सब पढ़ूंगा आपके सामने, ठीक है? ये सब पढ़ूंगा मैं आपके सामने, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं भाई, इनकम टैक्स इंडिया में कब आया? इनकम टैक्स हमारे देश में कब आया? ठीक है, कब आया? तो इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि हमारे देश में इनकम टैक्स कब आया। प्लीज जो डेमो देख के बैठे हैं वो यहां पर कमेंट ना करो, प्लीज मत करो, दूसरे लोगों का सस्पेंस खराब होता है यार, थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दो, प्लीज मत करो। मैं बताता हूं इनकम टैक्स इंडिया में कभी आया। सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया में आया 1860 में। कभी आया? 1860। किसने लाया? वो एक अंग्रेज था, उसको बैठे बैठे काम धंधा नहीं था कुछ, तो बोलता क्या लाएंगे? इनकम टैक्स लाएंगे, ठीक है, 1860। उस जमाने में अपन बहुत आंदोलनवादी थे ना, बहुत आंदोलन करते थे कि नहीं उस जमाने में अपन लोग? अभी कहाँ आंदोलन करते? अभी सरकार कुछ भी करे अपन आंदोलन ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ सही करेगी तो अप्रिशिएट करने का, कुछ गलत करेगी तो बोलने का कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, ये सही कर रहे हो तो प्रशंसा करने का। इसी से देश अच्छा चलता है, आगे बढ़ता है, ठीक है? मैं दोनों काम करता हूं, मुझे कोई काम अच्छे लगते हैं गवर्नमेंट के, मैं प्रशंसा करता हूं, मैं उसकी ट्विटर पे भी प्रशंसा करता हूं, इंस्टाग्राम पे भी करता हूं। जो गलत लगता है गलत भी बोलता हूं, क्रिटिसिज्म लेकिन लेते नहीं है लोग आजकल, नहीं तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। उस जमाने में आंदोलन बहुत होता था। तो 1860 में जैसे इनकम टैक्स लाया ना, एक अंग्रेज ने लाया, अंग्रेजों का जमाना था इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये देश में बहुत आंदोलन चल रहा है, निकालो, तो उन्होंने निकाल दिया। फिर वो भी अड़ियल चमड़ी के बने हुए अंग्रेज, अड़ियल चमड़ी के थे, मोटी चमड़ी के, पतली चमड़ी के नहीं आए थे वो, ये 200 साल ऐसे ही नहीं राज कर लिया हमारे देश पे। फिर बोला कि भाई 1874 में वापस लाओ, वापस लाया। फिर लोगों ने आंदोलन किया, फिर निकाला, फिर 1884 में वापस लाया, 1884, फिर वापस आया, फिर 1886 में वापस लाया, फिर वापस आया। ये निकालते थे लाते थे, निकालते थे लाते थे। फिर 1818 में वापस आया, फिर उन्होंने निकाला, फिर 1800 नहीं, 1918 में, 1918 में वापस आया, निकाला, फिर 1922 में वापस आया, फिर निकाल दिया, और फिर बाद में बोला हमारा देश आजाद हो गया है तो हमें आजाद देश में हमारा आजाद इनकम टैक्स लॉ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, क्या वही अंग्रेजों का इनकम टैक्स लॉ ही आगे लेके जाएंगे? आजाद भारत में हमारा आजाद इनकम टैक्स लॉ होना चाहिए भाई। तो फिर सरकार ने 1961 में इनकम टैक्स लॉ लाया। इज इट क्लियर? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये लंबी है, ये सारी चीजें अभी रेलेवेंट नहीं है। अभी हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट है। इनकम टैक्स लॉ कब आया? द इनकम टैक्स एक्ट, बोलिए 1961, ठीक है, 1961 में आया, 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जैसे आपको हर एक कानून का नाम पता होता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से साल में आया था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोनस एक्ट कौन से साल में आया था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से साल में आया था? वैसे इनकम टैक्स एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 1961, ये मत भूलना बेटा, ठीक है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस कानून का नाम ये है। अब इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूं, दी इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, ये कानून का नाम है। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, डोंट वरी। श्रुति का कमेंट मैंने पढ़ा, सी एस्पायरेंट, आयुषी, सौरभ, अंकित, सत्यम कुमार, विदुष यादव, बताता हूं बेटा थोड़ी देर में, ठीक है? ये एक्ट है। क्या एक्ट के साथ साथ सरकार कुछ रूल्स भी बनाती है? रूल्स आज मैं आपको समझाऊंगा, एक्ट और रूल्स के बीच का डिफरेंस। देखो एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या होता है। एक्ट वर्सेस रूल्स, ये दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको एज अ सीए स्टूडेंट। एक्ट क्या होता है सर? एक्ट होता है कानून।
कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि आपको टैक्स भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 30% टैक्स भरना है, ये कानून में लिखा होगा, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं सर? रूल्स आपको बताते हैं कानून को फॉलो करने का तरीका। मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बोला, एक्ट क्या बोल रहा है आपको कि भाई आपको 30% टैक्स भरना है। अब मैं सरकार से पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा, भाई टैक्स कहां भरना है, किसको भरना है, कब तक भरना है, कैसे भरना है, कोई फॉर्म भरना है क्या, ये सारे सवाल पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा मैं सरकार को? तरीका पूछूंगा ना, कि कानून को अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो वो आपको सारे के सारे प्रोविजंस रूल्स में मिल जाएंगे। एक्ट आपको कानून बताएगा, वो कानून चलेगा कैसे वो आपको रूल्स बताएंगे। तो एक्ट और कानून में फर्क होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। रूल बिना एक्ट के नहीं चल सकता है, एक्ट भी बिना रूल के नहीं चल सकता है, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। एक्ट बता देगा आपको 40% टैक्स देना है, 50% टैक्स देना है, 20% टैक्स देना है। रूल बताएगा भाई नहीं नहीं नहीं, आपको कैसे देना है मैं बताता हूं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पे जाना है, वहां क्लिक करना है, वहां पर 50 किस्म के फॉर्म होंगे, आपको इस फॉर्म पे क्लिक करना है, फिर ये सारी चीजें भरनी है, इस डेट तक भरनी है, वो सारी चीजें आपको रूल्स बताएगा। रूल्स आपको जीने का तरीका बताता है, ठीक है। यस हर्ष मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। रूल्स आपको जीने का तरीका बताता है और एक्ट आपको कानून बनाता है, ठीक है। अब एक्ट कौन बनाता है, गौर से देखना जरा, एक्ट कौन बनाता है? एक्ट बना जाता है पार्लियामेंट के अंदर। गौर से सुनना, एक प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेप 1, आप लोग प्लीज जवाब दो कमेंट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे पास, कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे पावर मिला, क्या पावर मिला बताइए, कि आप क्या बनाओ, इनकम टैक्स एक्ट बनाओ, ये पावर मिला मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब जैसे ये पावर फाइनेंस मिनिस्टर को मिल गया, पावर रिसीव्ड, तो फाइनेंस मिनिस्टर को ऑनेस्टली बताना क्या इतना नॉलेज है, क्या देश में हर एक कानून वो बना लेगी, बताइए। इतना नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है उनके पास, अपना अपना अलग नॉलेज है, स्पेसिफिक नॉलेज है, बट हर चीज का नॉलेज थोड़ी उनको होगा। तो सरकार क्या करती है, उसके बाद एक कमेटी बनाती है। क्या बनाती है बेटा? कमेटी बनाती है। किसकी कमेटी बनाएगी? एक्सपर्ट लोगों की। उसमें एक्सपर्ट लोगों की कमेटी होगी, सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, बैठेंगे और क्या बनाएंगे? बैठ के कानून बनाएंगे। सरकार उनको डायरेक्शन दे देगी, गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन दे देगी कि भाई देखो हमको इनकम टैक्स कानून बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। जैसे जीएसटी का कानून 2017 में आया, आपको बोला होगा राजकुमार सर ने, ठीक है। तो उससे पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को डायरेक्शन दे दी कि हमको जीएसटी के कानून में ये सारे प्रावधान चाहिए, आप देखो आप कैसे बना सकते हो। कमेटी बन गई, बन गई। कमेटी क्या करेगी? कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? ड्राफ्ट। प्रोसेस समझो, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, पावर मिल गया, एक्ट बनाओ। एक्ट जैसे ही बनाने का रहेगा तो वो लोग किसको दे देंगे एक्ट बनाने का पावर? कमेटी को। कमेटी क्या करेगी? कमेटी स्टेप 4 में एक ड्राफ्ट बनाएगी, ठीक है। ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट मतलब एक रफ 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 कानून है, अभी पक्का नहीं हुआ है। उसके बाद वो रफ कानून वो लोग सबको दिखाएंगे, सबको मतलब देश के बड़े बड़े लोगों को दिखाएंगे। जैसे आईसीआई को बताएंगे, एक आईसीआई एक बहुत ही सम्मानित इंस्टीट्यूशन है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीएफओस को दिखाएंगे, सीईओस को दिखाएंगे, टैक्स एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, बड़े बड़े सीए फर्म्स को दिखाएंगे, उन सबको दिखाएंगे और बोलेंगे जरा चेक करो इसमें क्या गलतियां है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हमको बताओ। वो लोग बताएंगे ये सारी चीजें। उसके बाद आपका ड्राफ्ट क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास एक फाइनल लॉ रेडी है, ठीक है। लेकिन ये लॉ अभी देश के लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के ऑफिस में रेडी है। देश के लोगों पे थोपने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? सब लोग बताइए, इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना पता होगा। देश के लोगों को थोपने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? इनको इस लॉ को लेके जाना पड़ेगा। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। यस और नो? और पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं बता? प्रेसिडेंट पे बाद में जाते हैं भाई, प्रेसिडेंट के पास पहले नहीं जाते। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं?
कितने हाउस होते हैं पार्लियामेंट में? 2 हाउस होते हैं, नया नया पार्लियामेंट बना अभी हमारा। एक क्या होता है? लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो आपको ये दोनों जगह पर कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज बैठते हैं। इन एमपीज के पास इनको लेकर जाना है, इन एमपीज के पास इनको लेकर जाना है, फिर ये लोग यहां पर इस पार्लियामेंट के इसको क्या करेंगे? लॉ को पास करेंगे। एक आखिरी स्टेप है, क्या पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो क्या लॉ पास हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ पास होने के बाद एक आखिरी स्टेप क्या है? आपको इसे लेके जाना है कहां पर? देश के सबसे बड़े व्यक्ति के पास। तुमको पता है देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। द्रौपदी मुर्मू जी के पास लेके जाना है और उनसे क्या लेना है? हमें उनका सिग्नेचर अप्रूवल लेना है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, उनसे उनका एसेंट लेना है। एसेंट मतलब उनसे उनका सिग्नेचर या अप्रूवल। एक बार उन्होंने अपना सिग्नेचर दे दिया तो बताइए क्या बन गया? कानून बन गया। तो प्रोसेस एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे आप लोग, बिना देखे करोगे बेटा? सबसे पहले संविधान से आपको क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। संविधान से आपको पावर मिलेगा। संविधान से सरकार को पावर मिलने के बाद सरकार अगला कदम क्या उठाएगी? बोलिए। कमेटी बनाएगी। कमेटी क्या करेगी? ड्राफ्ट बनाएगी। ड्राफ्ट बाद में किसके सामने रखा जाएगा? देश के अलग अलग बड़े बड़े लोगों के सामने, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? पार्लियामेंट में रखेंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। पार्लियामेंट में दोनों हाउस में रखना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा। पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में रखने के बाद आखिरी चीज क्या करोगे? आखिरी चीज आप प्रेसिडेंट के पास लेके चले जाओगे। इज एवरीवन 100% क्लियर विद दिस? प्लीज बताइए कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे चलता है। जहां पर हमने शुरू किससे किया था? संविधान से, और खत्म किस पे किया? प्रेसिडेंट पर। संविधान से प्रेसिडेंट तक की कहानी है लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और फिर बाद में वो गैजेट के साथ स्वाहा, बराबर, आकाश शर्मा। तो इस तरीके से आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, ये चैन से बैठने वाला एक्ट नहीं है। इसने ना देश को परेशान करके रखा है, चैन से नहीं बैठता ये एक्ट। ऐसा नहीं है कि 1961 में सरकार ने एक बार एक्ट बना दिया, अब ये अपने ठंडे बस्ते में जाके बैठ गया, बस उधर बैठा है आराम से, ऐसे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक्ट, ये एक जगह बैठता ही नहीं है, सुकून से बैठने की आदत ही नहीं है इसको। ये एक्ट हर साल क्या होता है? अमेंड होता रहता है। हर साल अमेंड होता है, हर साल। 1961 से लेकर 2023 आ गया, लगभग 62 इयर्स हो गए। 62 इयर्स से कंटिन्यूसली ये हर साल क्या हो रहा है? अमेंड हो रहा है। और पता है आपको, हर साल, एवरी ईयर कितने अमेंडमेंट्स आते हैं इसमें पता है? कम से कम 70 से 80 अमेंडमेंट्स हर साल आते हैं। मतलब 60 सालों में लगभग 5000 से 6000 अमेंडमेंट्स इस कानून में आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑब्वियसली हमको नहीं पढ़ना है वो सब चीज, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत ही ज्यादा डायनामिक लॉ है ये। एक होता है स्टैटिक लॉ, जो मतलब एक जगह पे बना दिया तो वैसे का वैसे ही है जमाने से। एक होता है डायनामिक लॉ, जो बदलते रहता है समय के साथ। ये बदलते रहता है समय के साथ। तो हर साल कैसे बदलता है सर? ये कौन बदलता है इसको, कैसे बदलता है, वो भी तो बताइए हमको। देखो, हर साल 1 फरवरी को क्या होता है बताओ? 1 फरवरी को हर साल क्या होता है बताइए? 1 फरवरी को हर साल होता है बजट। बजट होता है, बराबर। जैसे इस साल कब हुआ होगा? दिस ईयर। इस साल की बात करते हैं, इस साल हुआ होगा 1 फरवरी 2023 को, ठीक है। सुबह 11 बजे शार्प, हमारी क्लास के जैसा नहीं 2-5 मिनट यहां वहां हो गया, बिल्कुल नहीं। शार्प सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में आएंगे। कहानी सुनो। और एक बस्ता लाएंगे।
ठीक है, उसके अंदर बजट होगा। बजट क्या होता है सर? एक बिल होता है, प्रपोजल वाला बिल। कहानी अच्छे से सुनना अगले साल, क्योंकि बजट सुनना है आप सभी को, अपने अपने कानों से, अपनी आंखों से देखना है और समझना है। आज तक आप इतने अच्छे से बजट नहीं समझ पाते थे, लेकिन अगले साल आपको समझ में आना चाहिए सीए इंटर की क्लासेस खत्म होने के बाद। पहले जो बजट दिया जाता था ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने बस्ते के अंदर ना फाइल्स लेकर आते थे, फाइल्स पेपर वाली। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो हम लोग आईपैड लेकर आएंगे। सही बोला किसी ने, तो आईपैड लेकर आते हैं। अब पिछले 2 साल से ये आईपैड लेकर आ रहे, मतलब टैबलेट लेकर आ रहे, उसमें से पढ़ते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं बजट के बारे में, जो आप लोगों को एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। बजट क्यों आता है? क्योंकि देश बदलता है। देश बदलता है तो देश के अंदर अगले साल सरकार की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, सरकार देश के साथ ये पूरे साल में क्या करना चाहता है, वो देश के साथ शेयर करेगा कि नहीं करेगा, बताइए मुझे। हाँ, हम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि आके बताए कि भाई अगले साल हमें लग रहा है भाई इतना खर्चा देश चलाने के लिए होगा, उसके लिए हमको यहां यहां से पैसा लाना है, यहां यहां से हम पैसा कलेक्ट करेंगे, ये टैक्स से पैसा कलेक्ट करेंगे, इधर इधर खर्चा करेंगे। तो ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि आए और देश के लोगों को बताए कि भाई आने वाले साल का आपका प्लान क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या सोच के रखे हो आपने 140 करोड़ जनता के बारे में, आके बताओ। तो बजट जो होता है बेटा, हमेशा याद रखना, एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल मतलब बोल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अभी फाइनल नहीं हुआ है कुछ, सिर्फ एक प्रपोजल है। इसलिए जब भी बजट सुनोगे ना अपने जीवन में, हमेशा सुनना फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच। वो हमेशा ऐसे बोलते हैं, आई प्रपोज टू अमेंड दिस लॉ, आई प्रपोज टू अमेंड दैट लॉ, आई प्रपोज टू अमेंड दिस। मैं ये प्रपोज कर रही हूं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूं कि भाई ये चेंज कर सकती हूं, मैं चेंज नहीं कर रही हूं फिलहाल, मैं प्रपोज कर रही हूं देश के लोगों के साथ। और बजट के अंदर सिर्फ टैक्सेशन की बातें नहीं होती है, ये गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी की बात होगी। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे, इस साल हम लोग देश के अंदर 50 करोड़ लोगों के लिए फ्री में बीमा करने वाले हैं, तो वो भी अनाउंस बजट में होगा। इस साल देश में हम 1 लाख किलोमीटर का हाईवे बनाने वाले हैं, तो वो भी बजट में अनाउंस होगा। इस साल हम लोग वुमेन सेफ्टी के लिए 10,000 करोड़ रुपया अलग करने वाले हैं, तो वो भी बजट में अनाउंस होगा। इन शॉर्ट, बजट में ये बोला जाता है, डंका पीटा जाता है कि भाई आने वाले साल में हम क्या खर्चे करने वाले हैं, और उस खर्चे को करने के लिए हम टैक्स पेयर का गला कैसे दबाने वाले हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए ना प्लीज बेटा, आप लोग बोलिए ना। तो सरकार आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बता देगी क्या करने वाले हम लोग। और सरकार बहुत चालाक होती है, बहुत चालाक। अभी अभी तुम खुद सब लोग जरा प्रैक्टिकली सोचो। अभी सब लोग, आप लोग मेजर हो गए हो, 18 साल के हो गए हो सब लोग। हाँ बेटा, 18 साल के, बोलो ना ईमानदारी से। अभी देखो ना, अगले साल बजट आएगा ना, अगले साल फरवरी में, अगले साल फरवरी में बजट आएगा। 1 फरवरी को क्या लगता है तुमको, कैसा बजट आएगा? अच्छा बजट आएगा कि गंदा आएगा? अच्छा आएगा, गंदा आएगा? एकदम चूस लेंगे टैक्स पेयर को सबको कि अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत ऐसा एकदम ऐसा रोजी रोजी लगेगा एकदम ऐसा? क्या लगता है तुमको? औसम आएगा, सही बोला आकाश शर्मा ने। अच्छा, बिकॉज ऑफ इलेक्शन अच्छा ही आने वाला है भाई। अगर 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 अगले साल के बजट में सरकार बोलेगी नहीं सब पे टैक्स लगा देंगे, कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे, जीएसटी 40% कर देंगे यार, इनकम टैक्स 50% कर देंगे, तो फिर लोग वोट नहीं देंगे। बराबर बात है कि नहीं? हाँ। तो ये जो बजट वाला, ये जो इलेक्शन वाला ईयर होता है ना, अगले साल 2024 में इलेक्शन है, आप सभी को पता है। ठीक है, देखना कितना प्यारा और कितना क्यूट सा बजट आने वाला है अगले साल। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बजट आने वाला है। और जैसे ही जीत जाते हैं ना इलेक्शन, उसके बाद वाला जो बजट आता है ना, उसके इमीडिएटली बाद वाला बहुत डेंजरस होता है वो। क्योंकि आप जीत गए ना, 5 साल बाद बात करेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, 5 साल बाद कोई नहीं याद रखता है। आज आपको याद है 2017 का, 2015 का बजट कैसा था? याद है आपको? या मुझे भी याद नहीं, आपको कहां से याद रहेगा, तब तो आप बहुत छोटे थे।
मुझे भी याद नहीं है 2020 के बजट में क्या बोला था मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने, मुझे याद नहीं है। बराबर इलेक्शन वाले टाइम पे लोग मस्त एकदम रोजी रोजी बजट लाएंगे, ऐसा लाएंगे जैसे सबको लगेगा यार इससे अच्छी सरकार तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है। ऑब्वियसली ये उनका एक चुनावी स्टंट है, ऑब्वियसली वो उनको हक है वो करने का, ठीक है, वो कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि बजट के अंदर जो भी बोला जाता है प्रपोजल होता है, फाइनल नहीं होता है। सर ये फाइनल कैसे होता है फिर ये फाइनल कैसे होता है सर? ये सब प्रपोजल है, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, बोलते निकल जाते हैं। उसके 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स क्या होता है पता है? 2 महीने के बाद आता है ये बजट का फाइनल वर्जन। सर उस फाइनल वर्जन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। अब ये 2023 है तो इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2023। ऐसे हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। पहले बजट आएगा, बजट में प्रपोजल किया जाएगा, उसके बाद 2 महीने बाद उसका फाइनल वर्जन आएगा, उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्ट आता है वो फाइनेंस एक्ट आता है। जनरली ये लास्ट वीक ऑफ मार्च में आता है। कभी आता है? नया साल शुरू होने के कुछ दिन पहले, लास्ट वीक ऑफ मार्च में आता है। और एक बार ये आ गया तो मुझे बताओ, सभी लोग साल खत्म शुरू होने के पहले अभी हमारे पास पूरा डेटा है कि अगले साल क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या चेंजेस है, क्या एप्लीकेबल है? बताइए, क्या हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है? अब फाइनल डेटा साल शुरू होने के पहले, यस और नो? और उस तरीके से आप 1 अप्रैल से क्या करना शुरू कर दोगे? नया कानून अप्लाई करना शुरू कर दोगे। फिर यहां पर जो भी बदलाव आए ना, यहां जो भी बदलाव आए, गौर से सुनना, यहां पर जो भी बदलाव क्या हुए, जो भी बदलाव फाइनल हुए, फाइनल वो जो भी बदलाव फाइनल हुए, फिर वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी आपको बदलना पड़ेगा, फिर वो आपको जीएसटी के कानून में भी बदलना पड़ेगा, और दूसरे जो कानून है, दीगर कानून है अलग अलग, उन सब में आपको बदलना पड़ेगा। इस तरीके से पिछले 62 साल से इनकम टैक्स अमेंड हो रहा है। 62 साल से अमेंड हो रहा है। हर साल बजट आता है, बजट में गवर्नमेंट चेंजेस लाती है, चेंजेस लाने के बाद गवर्नमेंट उसको प्रपोज करती है, प्रपोज करने के बाद 2 महीने बाद वो फाइनल होता है। फिर वो फाइनल होता है तो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। इसीलिए सीए इंटर का और सीए फाइनल का जीएसटी और इनकम टैक्स का सिलेबस हर साल, बोलो, हर साल बदलता है। और मैं और राजकुमार सर बहुत परेशान है जीवन में, बहुत परेशान है। ये किताबें बनाई, ये बजट आया बदल गई, अरे बाप रे। ये किताबें बनाई, ये बजट आया बदल गया। हर साल बदलता है, हमको हर साल किताबें बदलनी पड़ती है क्योंकि हर साल चेंजेस आते हैं। अब किसी बच्चे ने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि सर सरकार को काम धंधा नहीं है कुछ, इतने सारे अमेंडमेंट्स लाती क्यों है? क्यों लाती है? आप बोल रहे हो हर साल 70-80 अमेंडमेंट आते हैं। हाँ आते हैं, उतने तो ऑन एन एवरेज आते ही है, मिनिमम उतने आते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मिनिमम 70-80 अमेंडमेंट तो हर साल आते हैं, उतने तो सरकार लाती ही है। क्यों लाती है सर? हमारे वजह से, हमारे मतलब टैक्स पेयर की वजह से। बिलीव मी, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और दूसरे टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा के रखे हैं ना, ऐसे ऐसे तरीके से टैक्स बचाते हैं ना कि सरकार का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मैं बताऊंगा क्लास में आपको, बहुत तरीके बताऊंगा टैक्स को बचाने के, टैक्स को चुराने के नहीं। तुमको फर्क समझ में आता है दोनों में? एक है टैक्स का प्लानिंग करना, एक है टैक्स का इवेजन करना। तुमको दोनों के बीच का फर्क समझ आया बेटा? टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं और टैक्स इवेजन किसे कहते हैं? टैक्स प्लानिंग कहते हैं सरकार ने जो बोला है उस हिसाब से ही मैं कर रहा हूं काम, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं मैं। लेकिन टैक्स की चोरी मतलब कानून तोड़ रहा हूं। प्लान करना सिखाऊंगा, ऐसा ऐसा प्लान करना सिखाऊंगा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। फ्री में एडवाइस मिलेगी तुमको। दूसरी जगह जाओगे तो लाखों रुपया लेगा आपसे कोई इस एडवाइस को देने के लिए। फ्री में एडवाइस दूंगा मैं आपको कि भाई ये करो, देखो टैक्स बच जाएगा, देखो ये करो, इस करने से टैक्स बचने वाला है आपका, ये करो, ये करने से आपका 1 करोड़ रुपए का टैक्स बच सकता है, ऐसा करो, देखो तुम्हारा 2 करोड़ रुपए का टैक्स बच सकता है। तो इतने जुगाड़ू लोग हैं हमारे देश के लोग,
तुम इमेजिन नहीं करोगे, इतने जुगाड़ू है, बहुत जुगाड़ू है, बहुत जुगाड़ू, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। एक आदमी था, मैं जस्ट टैक्स से थोड़ा हट रहा हूं, अपने इंडियंस लोग का दिमाग है ना बहुत जबरदस्त होता है भाई, जुगाड़ करने में अपन एक नंबर है, एक नंबर। एक आदमी था, वो इंडियन था, अपने इंडिया का ही आदमी था, हमारे एक पहचान वाला ही था। वो यूएस गया, ठीक है, कुछ काम से, ठीक है, कुछ काम से यूएस गया, ठीक है, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुगाड़ बता रहा हूं। वो कुछ काम से गया, घूमने गया, क्या गया पता नहीं। अब यूएस में क्या है पता है ना, वहां पर है ना शू पॉलिश की मशीन है, मशीन मतलब अगर आपको शू को, अपने जूते को पॉलिश करवाना है, ठीक है, तो मशीन में पैर डालो, जूता अपने आप पॉलिश हो जाएगा, फिर पैर निकाल दो और फिर बाद में उसमें पैसा डाल देने का, ठीक है। तो उसमें कैसा है पता है, पैसा पहले नहीं डालना होता है, पैसा जब आपका दूसरा पैर हो जाएगा ना, दूसरा पैर, पहला पैर आपने मशीन में डाला, साफ कर लिया, ठीक है, फिर दूसरा पैर डाला तो मशीन पकड़ लेता है, ठीक है, मशीन पकड़ लेता है, मशीन बोलता है पैसा डाल, चल $2 $1, तब छोड़ूंगा ना तो नहीं छोड़ने वाला हूं, फिर छोड़ता है, ठीक है। समझ में आया सबको क्या करती है मशीन? पहला पैर डाला, जूता साफ हो गया, बाहर निकाल दो, पैसा नहीं मांगेगा। दूसरा पैर डाला, जूता पकड़ लेगा और बोलेगा पैसा डालो, तो छोड़ेगा। अब ये भाई क्या कर रहे, जुगाड़ू, यूएस गए, मशीन देखी, उसको मालूम था ऐसा होता है मशीन, उसने पहला पैर डाला, जूता साफ किया, निकल गया, आगे गली में गया, दूसरा पैर डाला, जूता साफ किया, निकाल दिया। तुमको समझ में आया उसने क्या जुगाड़ कर दिया? उसको मालूम था कि दूसरा पैर पकड़ने पे जूता पकड़ता है, पहला पैर पकड़ने पे, पहला पैर डालने पे थोड़ी जूता पकड़ता है। उसने दो अलग मशीन में दो अलग जूते साफ कर लिए और फ्री में अपने जूते साफ करवा लिए। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जुगाड़ू, जुगाड़ू, जुगाड़ू अपने अपने खून के अंदर है, कि जुगाड़ कैसे करने का वो अपने खून के अंदर भरा हुआ है। अब मेरे को थोड़ा सा टेंशन उस आदमी का आ रहा है जिसने बाद में आके अपना पहला पैर डाला रहेगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं? उसका पैर मशीन ने पकड़ लिया रहेगा, मशीन ये सोची रहेगी ये पहले आदमी का दूसरा पैर है। तो देयरफॉर ऐसे किस्म के जुगाड़ चलते हैं, टैक्स में भी ऐसे ऐसे जुगाड़ है ना भाई, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे। इसलिए सरकार को, अरे भाई एक कमेटी है पूरी, पता है, सरकार के डिपार्टमेंट में टैक्स इवेशन कमेटी, एक कमेटी बना के बैठी है, सरकार का खर्चा हो रहा है उस पर लाखों रुपए का हर साल, करोड़ों रुपए का बोलूंगा, लाखों भी नहीं। एक टैक्स इवेशन कमेटी है, टैक्स इवेशन कमेटी क्या करती है सर? ये पूरे साल देश में सिर्फ देखती है कि क्या क्या अलग अलग तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, पकड़ो इनको, कैसे कैसे टैक्स प्लान कर रहे हैं, कैसे कैसे टैक्स चोरी कर रहे हैं, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, पकड़ो और आके गवर्नमेंट को बताओ। गवर्नमेंट को बताओगे तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलो, कानून में बदलाव लाएगी। इसी की वजह से देश में इतने कानून में बदलाव आए। आर यू क्लियर? तो हर साल कानून में 50 किस्म के बदलाव आते हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या बोला, जरा उसका रिकैप मान लेते फटाफट जल्दी से, ठीक है। हमारे कानून का नाम क्या है? द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जल्दी से बताओ कानून कौन बनाएगा? इनकम टैक्स एक्ट कौन बनाता है? आप लोगों से मुझे चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट कौन बनाएगा? ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट बनाएगा, और कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में पास होगा, ठीक है, गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट उसको ड्राफ्ट करेगी, पार्लियामेंट में पास करवाएगी। साथ साथ में क्या इनकम टैक्स रूल्स भी है बेटा? इनकम टैक्स रूल्स, यस वो भी है सर। कब आए वो आए 1962 में, लेट मी टेल यू। अब इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है सर? रूल्स बनाने वाली अथॉरिटी कौन है? सुन लो, रूल्स पार्लियामेंट में नहीं बनते हैं, रूल्स जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बनते। कौन बनाता है? इनकम टैक्स का माई बाप है एक, माई बाप। माई बाप किसको बोलते हैं? जैसे बैंकों का माई बाप कौन है भाई? सारी बैंकों का माई बाप कौन है इस देश के अंदर? एडवांस में थैंक यू, किस चीज का थैंक यू बोल रहा है भाई? आराम से एंड में बोलना थैंक यू। बताइए, बैंकों का माई बाप आरबीआई, बराबर। स्टॉक मार्केट का माई बाप, स्टॉक मार्केट का माई बाप सेबी, बराबर। ए ड्रग नशेड़ी गंजेड़ी लोगों का माई बाप कौन है उनका माई बाप? अरे ड्रगिस्ट नशेड़ी गंजेड़ी। अरे आर्यन खान को नहीं देखा तुमने एक साल पहले? कौन है उनका माई बाप? एनसीबी, सारे चोर उचक्के जिनके पीछे मोदी जी हाथ धोकर पड़ चुके हैं, उनका माई बाप उनका माई बाप ईडी, यस और नो? है ना माई बाप? हर एक इंसान का माई बाप होता है कि नहीं होता है?
ईडी, सीबीआई, सीबीआई भी बोल सकते हो। वैसे इनकम टैक्स का माए बाप का नाम सुनो बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। शॉर्टकट में आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? सीबीडीटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सीबीडीटी आज के बाद हम लोग, पहले आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ चीजों का नाम समझ रहे हैं। मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आज आपको, बी वेरी क्लियर। कुछ चीजें, बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं बस। पहले 2-4 लेक्चर हम लोग बहुत बेसिक चीजें समझेंगे, सब्जेक्ट से थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है हमारे सबके लिए बेटा, तो थोड़ा समय लगेगा। आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, कुछ 5-6 लेक्चर कम से कम आपको सुकून से सुनने पड़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करना, चीजें टाइम लेगा समझने में, नया सब्जेक्ट है। कोई पुराना अकाउंट्स होता तो मैं पढ़ा देता फटाफट, क्यों? क्योंकि वो पहले पढ़ा है आपने, लॉ पहले पढ़ा है। इनकम टैक्स और जीएसटी में आपको पहले शुरुआत में समय देना पड़ेगा अपने आप को। एक बार समय दे दोगे सेटल हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दुनिया को बोलने दो डिफिकल्ट, इट इज इजी। ढंग से पढ़ोगे आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। हाँ, तो इनकम टैक्स का माए बाप सबको पता चल गया, कौन है? सीबीडीटी। हर एक अथॉरिटी का एक माए बाप होता है। वैसे जीएसटी का माए बाप बताया सर ने आज आपको? हाँ, उनका भी है ना सेंट्रल बोर्ड एक, या सर आगे जाकर बता देंगे? सीबीआईडीटी है क्या? मुझे नहीं पता, आप लोग टीचर से पूछना, मैं बताना नहीं चाहता। मुझे पता है ऑब्वियसली, बट वो रिस्पेक्टिव टीचर को बोलना, ठीक है? वो आपको बताएंगे। सीबीआईसी है, चलो ठीक है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। जीएसटी का भी एक बोर्ड होता है, वो उसका ख्याल रखता है। सर सीबीडीटी का क्या काम है? सर क्या काम है सीबीडीटी का? सीबीडीटी के बहुत काम है भाई, कानून बनाना, लॉ बनाना, लॉ ड्राफ्ट करते हैं लोग। कमेटी वमेटी सब इनके अंदर ही होती है, सारी कमिटीज जो मैंने बोला ना अभी, कमेटी ड्राफ्ट करती है, फिर बाद में टैक्स इवेजन कमेटी, सब कमेटी सीबीडीटी डिसाइड करती है। और सर सीबीडीटी का और भी काम है, बता रहा हूं। किसी टैक्स पेयर को कुछ डाउट्स है, क्या है? कोई डाउट्स है, जैसे मैं हूं, मुझे डाउट है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा है इनकम टैक्स में ये कानून का मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कानून से मुझे कितना टैक्स लग सकता है, मुझे डाउट है, तो मैं किसको पूछूं? सीबीडीटी को आप पूछ सकते हो। फिर सीबीडीटी क्या करती है? सर्कुलर लाती है। क्या लाती है? सर्कुलर। मुझे बताओ, आपका इंस्टीट्यूट भी तो आपके लिए सर्कुलर लाता है कि नहीं लाता है? कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो सर्कुलर लाता है इंस्टीट्यूट, बताइए। लाता है ना, आपको क्लैरिफाई करने के लिए। क्यों लाता है सर्कुलर इंस्टीट्यूट आपका? आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई ये सर्कुलर लाया हूं ताकि फाउंडेशन के स्टूडेंट को पता चले कि ये इनका एग्जाम के अंदर कौन सी किताबें इनको फॉलो करनी है। इंटर वालों को पता चले कि कौन सी किताबें फॉलो करनी है। इंटर वालों को पता चले कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कब तक भरना है। इंटर वालों को पता चले, फाउंडेशन वालों को पता चले कि भाई इनको एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो लाते हैं वो लोग, सर्कुलर्स लाते हैं वो लोग, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए नोटिफिकेशंस लाते हैं। तो ये सर्कुलर नोटिफिकेशन सीबीडीटी का रोज का काम है। रोज सीबीडीटी 50 किस्म के सर्कुलर और नोटिफिकेशन लाती है रोज। जस्ट एक नमूना मैं आपको देता हूं, ये देखो, अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैं जाऊं ना, रोज काम धंधा नहीं है इनको कुछ, इनकी वेबसाइट खुली हुई है इधर, मैं आपको बताता हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये इनकी वेबसाइट पे अगर मैं चले जाऊं, ठीक है, ये मैं चला गया, रूल्स यहां पर दिख रहा है आपको, सर्कुलर नोटिफिकेशन दिख रहा है बेटा। आज मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूं वो सब दिखेगा आपको वहां पर। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बोला? एक्ट होता है, राइट। उसके बाद रूल्स भी होते हैं, राइट। उसके बाद बजट आते हैं हर साल। पूरी वेबसाइट ही पढ़ा दी आज तो मैंने पहले दिन में ही। ये क्या ज्यादा हो गया बहुत आज के लिए? उसके बाद सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन, हर साल 50 किस्म के सर्कुलर आते हैं। देखो दिख रहा है आपको, ये 12 जुलाई को लेटेस्ट आया था, 12 जुलाई को एक आया था, 6 जुलाई को आया था, फिर 30 जून को आया था, 28 जून को आया था, 31 मई को आया था, दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप इनके अंदर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे बहुत सारे, अलग 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 किस्म के नोटिफिकेशंस आपको चीजें बताएगी। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था वो 18, जस्ट नॉलेज के लिए, आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है ये सब कुछ, बट एज ए सीए इंटर स्टूडेंट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई नोटिफिकेशन भी कोई चीज होती है जो सीबीडीटी हर साल लाती है, हर साल नहीं हर दिन लाती है ऑलमोस्ट। 18 जुलाई को आया था, 17 जुलाई, 18 जुलाई मतलब जस्ट 2 दिन पहले, 18 जुलाई, 17 जुलाई, 14 जुलाई, 11 जुलाई, 6 जुलाई, 26 जून, दिख रहा है आपको।
तो ये सीबीडीटी अपने सर्कुलर्स वर्क, ऐसे में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा जाके आपको थोड़ा बहुत सिखाता रहूंगा कि कैसे चीजें सर्च करना है, कैसे चीजें पढ़ना है, ताकि आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे खुद से इंटरप्रेट करोगे चीजें, आपका आपके बॉस आपको बोलेंगे जरा ये निकाल के दो, तब आप यहां वहां ढूंढते नहीं बैठो। आपके बॉस ने बोला ये सर्कुलर निकाल के दो, तो सीधा क्या करने का, वेबसाइट पे जाने का और ये सर्कुलर पे क्लिक करने का। सर्कुलर पे क्लिक करने का, आपके बॉस ने जो भी सर्कुलर नंबर बोला ना, वो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर दिखता है, उधर डाल देने का। आपके बॉस बोलेंगे ये सर्कुलर निकालो जरा, तो यहां पर डालने का, वो सर्कुलर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? बोलिए। यहां पर डालो, आपको आ जाएगा। यस आकाश बेटा, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आईटीआर वाईटीआर के बारे में भी बताऊंगा मैं, क्या होता है, कैसे होता है, किसको भरना होता है, किसको नहीं भरना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, आज पहला दिन ही है। तो ये कुछ चीजें मुझे अभी तक बतानी थी। एक दो चीज और बताता हूं मैं आपको आज के लेक्चर के लिए, फिर मैं आज का लेक्चर तो होल्ड पे रख रहा हूं, ठीक है। इनकम टैक्स से सरकार कितना कलेक्शन कर लेती है साल का? देखो बेचारे 6 करोड़ लोग हैं, सारा भार इन्होंने ही उठाया है, ठीक है। सारा भार टैक्स का इन्होंने उठाया। मैं नोट्स लिखवाता हूं क्लास पे बेटा, डेफिनेटली लिखवाता हूं। जहां इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब नोट डाउन करवाता हूं, क्लास के अंदर ही लिखवाऊंगा आपको। 6 करोड़ लोग कितना टैक्स भरते हैं साल का सर? 15 लाख करोड़ रुपए। कितना? 15 लाख करोड़। सर ये हिसाब ही नहीं समझ आ रहा है हमारे, लाख है क्या करोड़ है बेटा? 15, 1 करोड़ 15 लाख बार बराबर, उतना साल का कलेक्शन है इनकम टैक्स का। 6 करोड़ लोगों पे कितना भार है देखो इनकम टैक्स का, दिख रहा है आपको? 6 करोड़ लोगों पे 15 लाख करोड़ रुपया पे करने का भार है। इतना बर्डन उठा रहे हैं 6 करोड़ लोग सिर्फ देश में। उसी के अगेंस्ट आपको राजकुमार सर ने बोला होगा जीएसटी का कलेक्शन बताया उन्होंने आपको, बताया ना आपको जीएसटी का कलेक्शन कितना है? जीएसटी का कलेक्शन 2.25 लाख करोड़, बताया कि नहीं बताया? बोलिए। पर मंथ है लेकिन वो, तो उसको पूरे साल का कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 से 21 लाख करोड़ हो जाएगा, राइट? बोलो ना। लेकिन इनइक्वालिटी देखो देश में, ये कितने लोग भर रहे हैं? 6 करोड़ लोग। और ये कितने लोग भर रहे हैं? 142 करोड़ लोग। इनइक्वालिटी है कि नहीं है? बोलिए। जबरदस्त इनइक्वालिटी है। 142 लोग, करोड़ लोग मिलके लगभग थोड़ा सा ही ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। और ये 6 करोड़ बेचारे कितना भार लेके बैठे हैं देखो जरा। और डिपार्टमेंट इतनी डेंजरस है ना बेटा, अगर पता चला इनकम टैक्स की चोरी की, क्या की? चोरी की। आपके उत्तर प्रदेश में एक बंदा था, मुझे नहीं पता आपको उसके बारे में आइडिया है कि नहीं, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं बेटा? उत्तर प्रदेश वाले हाथ उठाओ जल्दी से, फटाफट। अरे जल्दी उठाओ उत्तर प्रदेश वाले हाथ। सौरभ गौतम जी है उत्तर प्रदेश से। आकाश शर्मा नहीं है, मैं आकाश शर्मा भी है, ठीक है। आदर्श है, खुशी है, और भी लोग हैं, ठीक है। सुनो जरा जबरदस्त न्यूज। एक इतर वाला था, इतर। इतर जानते हो आप लोग क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो बता रहा हूं, उसका दूसरा सिंपल मीनिंग परफ्यूम वाला। एक परफ्यूम वाला था, ठीक है, कानपुर में। कहां पर? कानपुर में, ठीक है। कानपुर में एक परफ्यूम वाले ने की दुकान थी, छोटी सी दुकान, मतलब आप देखोगे तो शुरू होते ही खत्म होती है ना, छोटी मोटी इतर वाले की दुकान होती है कि नहीं, वहां पर छोटा मोटा इतर मिलता है, छोटा मोटा परफ्यूम मिलता है, एकदम छोटी सी दुकान, मतलब आप बोलोगे 10 बाय 20 फीट की दुकान होगी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बंदा एकदम लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल मतलब एक छोटी सी उसके पास पुरानी सी बाइक थी, ठीक है। कपड़े भी एकदम वो पुराने पहनता था, पुराने कपड़े पहनता था, ठीक है। बाइक भी पुरानी, घर भी उसका छोटा सा, छोटा सा घर, छोटा सा घर, हाँ।
कोई बहुत ज्यादा, एक कमरे का घर था, स्कूटर थी उसके पास, बाइक भी नहीं थी, सॉरी सही बोला दीपक ने। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं से टिप मिली, टिप मिली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसके घर पर उन्होंने रेड कर दिया, ठीक है, उसके घर पर उन्होंने रेड किया। अंदाजा लगा सकते हो क्या मिला? लगाओ अंदाजा। हर्ष मंगला बोल रहे 20 करोड़ रुपए, चलो ठीक है। कैश मिला, कितना मिला होगा आदित्य कुमार? आदर्श कुमार बोल रहे हैं कुछ नहीं मिला उसके घर, हो सकता है वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ नहीं मिला। उस बंदे के घर पर मिला लगभग 250 करोड़ रुपए, ठीक है, कितना? लगभग 250 करोड़। अब सरकार ने जब उससे पूछा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि भाई इतने पैसे लाया कहां से, तो क्या बोलता है पता है? इतर बेच के, परफ्यूम बेच के। उसको बोला गया भाई तेरे बाजू में 10 और परफ्यूम की दुकान है, ठीक है, तेरे जितनी बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, 50 और परफ्यूम की दुकानें हैं, तेरे जितनी बड़ी है, तो उन सब का इतना धंधा क्यों नहीं होता है, तेरे अकेले का इतना धंधा होता है? अकेले का। बाद में पता चला वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या था, रिलेटेड था, रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। उसका मैटर चला गया कोर्ट में। अब जब इनकम टैक्स वाले कुछ पकड़ते हैं ना, क्या कैसी बैंड बजाते देखो। 250 करोड़ रुपए मिला आपके पास, पहले वो लोग बोलेंगे इस पे 35% टैक्स दो, ठीक है। चलो अपन इसको ना थोड़ा सा राउंड ऑफ कैलकुलेशन करते ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी हो। कैसी बैंड बजाते ये बता रहा हूं। पहले बोलेंगे 35% टैक्स दो, 35% टैक्स कितना हो जाएगा? 70 करोड़, पहले वो दो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ, अब जितना भी महीने डिले किया उतने मंथ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट भी लेंगे। उसके बाद में बोलेंगे पेनाल्टी दो, पेनाल्टी कितनी सर? 200% ऑफ टैक्स, 200%। कितनी हो गई भाई? 140 करोड़। अभी अगर आप टोटल मारो ना, मैथमेटिक्स तो आती है सबको, अकाउंट्स मैथ्स के तो बहुत ही धुरंधर हो आप लोग। टोटल मारोगे ना अगर आप, तो जो कमाया था ना उससे ज्यादा लंका लग गई तुम्हारी, लग गई लंका। बताइए, अरे बोलिए सब लोग। कमाया कितना था? 200, लुटाया कितना? 140 करोड़। तो पेनाल्टी लग गई 70 करोड़ रुपए, ये घर बार भेज के पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इतने डेंजरस है इनकम टैक्स वाले। मैं बोलना ये चाह रहा हूं भाई, उसके बावजूद भी, इतने कठोर प्रोविजंस होने के बावजूद भी, कंप्लीट करोगे सेंटेंस मेरा? इतने कठोर प्रोविजन होने के बावजूद भी देश में 136 करोड़ जनता इनकम टैक्स देने से बिल्कुल नहीं डरती है। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल नहीं डरती है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई डर नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई, कोई चीज ही नहीं है डर नाम का, इतने कठोर प्रोविजन होने के बाद भी। तुम इमेजिन करो। तो मुझे बताओ, उसके बावजूद भी टैक्स नहीं देती है, तो सरकार को हर साल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कानून को करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जेल भी हो सकती है इसको, फिर भी नहीं डरते साले। ये जेल का भी प्रोविजन है इनकम टैक्स में। अगर टैक्स चुराया तो जेल में जाओगे, जेल भी जा सकते हो आप। लेकिन फिर भी नहीं देश में पता नहीं क्या अलग किस्म की वीरता है, अलग किस्म का मतलब बहादुरी है कि डर ही नहीं रहा इनकम टैक्स। एक भरोसा है अपने आप पे, क्या मालूम क्या भरोसे पे चल रहा है मालूम? पूरा देश एक ही भरोसे पे चल रहा है कि भाई
टैक्स चुराया ना, देख लेंगे क्या आगे जाकर, देख लेंगे जब पकड़ेगा तब देखेंगे। ये एटीट्यूड पे चल रहे हैं सब बस, लेकिन जब पकड़ते हैं ना भाई बैंड बजा देते हैं बेटा, बहुत बुरी तरीके से। और अब आप बोलोगे बेटा कि सर ये इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला कि इसके पास इतर वाले के पास 250 करोड़, ये भी तो एक सवाल उठेगा ना कि इनकम टैक्स वालों को पता कैसे चला सर कि ये इनके पास इतने, इतर वाले के पास 250 करोड़ रुपए। तो ये चीज याद रखना, इनकम टैक्स का जो इन्फॉर्मर है ना, इन्फॉर्मर नेटवर्क, क्या इन्फॉर्मर नेटवर्क, वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। मुझे बताओ पुलिस को कैसे पता चलता है? पुलिस को कैसे पता चलता है चोर उचक्का कौन सी गली में बैठा है? बताइए कैसे पता चलता है? उनके नेटवर्क से पता चलता है ना, इन्फॉर्मर खबरी से। इनकम टैक्स में भी खबरी लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अगर आज आपको एक इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लेकिन मेरा ये इंफॉर्मेशन सुनने के बाद पहले एक वादा करो आप लोग। एक वादा करोगे? मैं ये नहीं बताऊंगा क्या वादा करना है, पहले बोलो फिर बताऊंगा। वादा करोगे पहले? मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, वादा की बोलो सर, इतना भरोसा रखो कुछ ऐसा गलत नहीं बोलूंगा। हाँ चलो वादा कर रहे हो आप लोग। मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोगों ने वादा किया है कि आप ऐसा सब काम नहीं करोगे जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है? वचन भी दे दिया किसी ने, वादा कर दिया। तुमको पता है इनकम टैक्स वाले इन्फॉर्मर को भी पैसा देते हैं, मालूम है तुमको? अच्छा खासा देते हैं, कितना मालूम? 10% ऑफ टैक्स। पता है आपको? इनकम टैक्स वाले 10% ऑफ टैक्स देते हैं। मतलब अगर आपने अपने अड़ोस पड़ोस में कोई है बहुत अमीर है, मालूम है बहुत पैसा है इसके पास, और मालूम है ब्लैक का है, जाके बोलो उसको, डिपार्टमेंट के लोगों को, ठीक है, कि मेरे को मालूम है इसके पास बहुत पैसा है। डिपार्टमेंट उस पर मारेगी छापा, उससे टैक्स लेगी, टैक्स लेने के बाद 10% तुम्हारा। इसको करियर मत बनाओ, बस यही वादा ले रहा था मैं आपसे। इसको करियर मत बनाना, ठीक है? करियर नहीं बना देना इसको। बहुत से लोगों ने इसको अपना करियर बना दिया है, ठीक है, कि पकड़ पकड़ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते, सरकार को इन्फॉर्म करते, 5-5, 15-15, 10-10 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी रिकवर करवाते, और अपना 1-1 करोड़ रुपए अंदर। साल में एक भी मिल गया तो बहुत हो गया ना, खत्म हो गया, पूरे साल का खर्चा निकल गया। यस और नो? तो सरकार इंसेंटिव देती है आपको पूरा, उसके ऊपर भी उस पर एक अलग कानून है। देश में कानून बनाने पे हमारा देश पीछे नहीं है। जो बोलो उस पर कानून बनाने के लिए तैयार है हम। जिस पे बोलो उस पे कानून बना देंगे, कानून बनाने में हम पीछे नहीं हटते। जिस पे बोलो उस पे बना देंगे। देयरफॉर यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए सरकार को इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, सरकार को इतने अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, सरकार को इतने कानून बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं सुधरेंगे ना तो हम लोग, ठीक है? तो ये है आपका इनकम टैक्स का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो मुझे देना था मैंने दे दिया। मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूं आज सब्जेक्ट के, मैं सब्जेक्ट के अंदर घुसूंगा 1-2 लेक्चर के बाद। कुछ चीजें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, जस्ट वेट कर लो 2 मिनट बेटा। आप सभी लोग जूम वाले भी और यूट्यूब वाले मेरे प्यारे बच्चे भी, बुक्स मैंने सॉफ्ट कॉपी भिजवा दी है, आप लोगों के LMS पे अपलोड हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है? हार्ड कॉपी बुक जो भी बच्चे हमसे एडमिशन ले रहे हैं उनको हार्ड कॉपी बुक हम लोग अगले हफ्ते से या उसके अगले हफ्ते से, जुलाई एंड से हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, हम लोग उनको डिस्पैच करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तब तक आपको हमारे सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। अभी आप लोगों को कुछ मुझसे बात करनी है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, और एल्स मैं एक बार आज के लेक्चर का रिकैप मार लेता हूं। जैसे कि मैंने बोला, मैं मल्टीपल रिकैप मार के आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, आपको घर पे जाकर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप क्लास में जिस दिन मुझे लगेगा ना आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर था, उस दिन मैं बोलूंगा बेटा आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है? अदरवाइज आप घर पे जाकर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है? हाँ, एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे तो वो मैं ले लेता हूं, ठीक है? शुरू करें रिकैप करते समय मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मदद मतलब चैट में आंसर चाहिए। मैंने अपना डिस्कशन शुरू किया था कैसे कि दुनिया में 2 किस्म के देश होते हैं। बताइए कौन से 2 किस्म के देश? एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट, एक होता है नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया कैसा देश है? नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया को चलाने के लिए पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट खुद से पैसा नहीं कमा सकती है, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट भी नहीं कमाती है, यूके की गवर्नमेंट भी नहीं कमाती है। तो टैक्स 2 किस्म के आते हैं, बताओ कौन से? एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन देता है? डायरेक्टली मैं दूंगा। और इनडायरेक्ट कौन देगा? इनडायरेक्ट मैं कस्टमर से लूंगा और फिर आपको दूंगा। होटल के केस में होटल वाला आपसे लेगा और फिर
आपसे लेकर सरकार को दे देगा, रेस्टोरेंट वाला आपसे लेगा सरकार को देगा, एयरलाइन वाले आपसे लेंगे सरकार को दे देंगे, उस हॉस्पिटल वाला आपसे लेगा सरकार को दे देगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो किस्म के टैक्स रखने का कारण क्या है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से देश नहीं चल सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में बहुत चोरी होती है, बहुत ज्यादा लोग चोरी करते हैं, इसके अंदर झूठ बोलते हैं, पैसा छुपाते हैं, इनकम दिखाते नहीं है, तो सरकार बोलती है हम इनडायरेक्ट टैक्स भी लाएंगे। नमूना यह है कि 142 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ लोग ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, बाकी लोग इनकम टैक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करते पूरे देश में, 136 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते ही नहीं है। तो सरकार बोलती है हमको झुकना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ, जीएसटी तो सबसे लूटेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट सरकार ने 2017 में लाया। ठीक है, उससे पहले भी था, जीएसटी नहीं था, कुछ और नाम था, लेकिन 2017 में जीएसटी करके एक नया कानून आया। उसके बाद मैंने आपको पूछा क्या मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी कानून अपनी मर्जी से ला सकते हैं? क्या कल मोदी जी ब्रीदिंग टैक्स ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ब्रीदिंग टैक्स मोदी जी के पास कोई पावर नहीं है। कोई भी कानून अगर मोदी जी को लाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो। कानून के अंदर कोई भी टैक्स लाना है, कोई भी टैक्स लाना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है तो लाओगे, नहीं तो नहीं लाओगे। तो इनकम टैक्स बनाने का पावर क्या सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है? जरूर मिलता है। कहां से मिलता है? आर्टिकल एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 82। यस बेटा, यस दानिश, यस जय श्री राम, यस आदर्श कुमार, यस अनीशा, यस आयुषी, यस दानिश, यस उदेश्वर, यस, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करने में थोड़े दिन लगेंगे, एक बार मैं यूज्ड हो जाऊंगा आप लोगों से तो ठीक से प्रोनाउंस करना शुरू कर दूंगा। यस श्रवण गुप्ता। तो इनकम टैक्स का पावर एंट्री नंबर 82 से मिलती है। इसी तरीके से सारे संविधान को 3 भाग में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इनकम टैक्स किसका मैटर है? इनकम टैक्स मैटर है हमारे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनकम टैक्स का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब में जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जेब में नहीं जाता है। उसके बाद एक बार सरकार को पावर मिल गया तो पावर मिलने के बाद अगला कदम क्या होता है सरकार का? सरकार का अगला कदम होता है कि भाई वो क्या करे, जल्दी बताइए, बताइए, मैं रुकूंगा अभी आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा लैग होता है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। सरकार कमेटी बनाएगी, कमेटी क्या करेगी? कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनाएगी कानून, बराबर, कानून का ड्राफ्ट बनाएगी। ड्राफ्ट वो लोग पब्लिक के सामने रखेंगे, फिर उसका फाइनल वर्जन आएगा, फिर वो फाइनल वर्जन कहां जाएगा? मैं वेट करता हूं थोड़ा, बताइए। फाइनल वर्जन पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फाइनल हो जाएगा। हमारे इनकम टैक्स के कानून का नाम क्या है बेटा? सब लोग बोलो, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इज इट क्लियर? हमारे इनकम टैक्स के कानून का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या इनकम टैक्स रूल्स भी आते हैं? हाँ, रूल्स भी आते हैं। अच्छा, एक्ट का क्या काम है? एक्ट कानून बताएगा। और रूल्स का क्या काम है? रूल्स आपको बताएगा कानून को आप कैसे चलाओगे, कैसे चलाओगे। एक्ट बताएगा 30% भरो, कानून बताएगा कैसे भरना है, कहां जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कब तक भरना है, ये आपको रूल बताएगा। ठीक है, और उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट और रूल के बाद हर साल एक्ट में बदलाव कैसे आते हैं? सरकार क्या लाती है हर साल? बजट लाती है। बजट में बोला जाता है जो वो फाइनल है क्या? बिल्कुल भी वो फाइनल नहीं है, वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल है, प्रपोजल है, प्रपोजल है। वो प्रपोजल फाइनल कब बनता है? 2 महीने के बाद लगभग, जब वो प्रपोजल क्या बन जाएगा? आपका फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। जब वो प्रपोजल फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, वो फाइनल बन चुका है, और उसके बाद वो जो भी चेंजेस आए हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर आप इनकम टैक्स में भी बदलाव कर दो, उसके बाद आप अपने जीएसटी में भी बदलाव कर दो, जो भी कानून है उसमें बदलाव कर दो। उसके बाद मैंने आपको बोला सीबीडीटी इनकम टैक्स का कौन है? माय बाप है। इनकम टैक्स के अंदर सारे काम वही करता है, सीबीडीटी करता है। सीबीडीटी क्या काम करेगा? आपको नोटिफिकेशंस देगा, सर्कुलर्स देगा, कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है, कुछ चीजें समझानी है, टैक्स पेयर को समझ नहीं आ रहा है कोई चीज, क्या करना है। जैसे पता है आपको, हर साल इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, जो अभी है ना, अभी पता है 31 जुलाई को इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की डेट आ रही है, पता है आपको?
पता है 31 जुलाई को आ रही है ना, आती है ना हर साल रिटर्न भरने की डेट। तो सरकार अगर चाहे तो उसको डेट को क्या कर सकती है, बोलिए, आगे बढ़ा सकती है। अगर उनको लगता है कि सबसे अभी नहीं भर पाएंगे, समय नहीं है सबके पास, या कुछ दिक्कत आ गई है, तो वो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा सरकार रिलीफ विलीफ दे सकती है सीबीडीटी अपने नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया, एक जनरल डिस्कशन किया मैंने आपके साथ कि सरकार जो भाई टैक्स चोरी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। टैक्स की चोरी अगर होती है तो सरकार भयंकर बैंड बजाती है, टैक्स लेती है, इंटरेस्ट लेती है, पेनाल्टी लेती है। इसलिए जीवन में टैक्स की चोरी ना करो, टैक्स प्लान करो, ऐसे प्लान करो कि सरकार कोई दो सवाल नहीं उठा सके हमारे ऊपर। टैक्स की चोरी मत करो, प्लानिंग करो, सरकार के कानून के दायरे में रहकर जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो ये था मेरा आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाया मैं आज पूरा का पूरा, मैंने एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बस। इससे ज्यादा मैं भी आज नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। आप सुबह से लेक्चर भी बैठे हो और मेरे को इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा एटलीस्ट इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब आप लोग बताओ कैसे लगा आपको लेक्चर आज का, और ये बताओ कि भाई कोई डाउट है तो, ठीक है, बिल्कुल पूछिए मुझे, कोई भी डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड। मैं कहाँ रहता हूं बेटा, मैं मुंबई में रहता हूं, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल में। सर हम बुक से पढ़े या आप कंप्लीट नोट्स लिखवाओगे? बेटा आप बुक से पढ़ो, जहां जहां डिफिकल्ट होगा मैं वहां नोट्स लिखवाऊंगा। मैं 60-70% कॉन्सेप्ट के लिए तो नोट्स लिखाता ही हूँ क्लास में। बहुत अच्छा, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा, थैंक यू अटानु बेरा। कैसा नाम है बेटा ये, पूरा कंप्लीट नाम इसमें दिख नहीं रहा है शायद मेरे हिसाब से। आदित्य कुमार थैंक यू, विदुष यादव, शुभादीप राज थैंक यू, मोहम्मद वसील थैंक यू, सत्यम कुमार थैंक यू, हर्ष मंगला थैंक यू। मैं सबका नाम लेने की कोशिश करता हूं। सर आपकी मुंबई में ऑफलाइन क्लासेस है? ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता हूं मैं कोविड के बाद, पहले लेता था। अंकित झा थैंक यू, आदर्श कुमार, अंकुश वर्मा थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुंबई में कहा बाद में बताता हूँ। बहुत अच्छा लेक्चर था, जय श्री राम थैंक यू, जय श्री राम। आदित्य आदर्श कुमार थैंक यू। अनीशा एडमिशन कैसे लेना है बेटा, वो एल्डाइन वालों से पूछ लो। खुशी शाही वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू बेटा। शेखर बैंसाला थैंक यू वेरी 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 मच बेटा, बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर। और बिलीव मी, आप भरोसा करिए मुझ पे भरोसा करिए बस। जैसे आज से पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझ पे भरोसा किया है। मुंबई में मेरे ज्यादा बच्चे, नॉर्थ में मैं इतना ज्यादा नहीं आया हूं, मैं ज्यादा करके मुंबई में पढ़ा रहा हूं पिछले 12 साल से। बिलीव मी, मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपके फ्रेंड्स आपसे जेलस फील करेंगे वो कंटेंट देखने के बाद, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बाद। आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज होगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, वो देखकर आपके सारे फ्रेंड्स आपसे जेलस फील करेंगे। साथ साथ में आपके खानदान वाले भी आपको बहुत परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि खानदान वालों को क्या लगता है मालूम, सीए पढ़ रहा है मतलब आज के बाद ये फ्री का हमारे को क्या मिल गया, टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। कल मिलते हैं हम लोग इसी समय पे 2 बजे, ठीक है। चलो मैं बोलिए। चलो मैं तो अपने साथ, आप क्या करोगे, अपने 50-50 दोस्तों को भी लेके आओगे कल यूट्यूब का डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे हिसाब से 4 से 5 लेक्चर शायद आने वाले हैं शुरुआत के। कल लेके आओ अपने दोस्तों को भी, ठीक है, जो आप सीए कर रहे हैं आपके साथ। बताओ उनको, देखो कंटेंट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को डिटेल में कैसे पढ़ा जाता है। और साथ साथ में डिटेल में पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए एग्जाम क्रैक करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करने वाले जो बोर्ड पे लिखी है। रिवीजन अगेन एंड अगेन, कलर बुक, मोर देन 300 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंट टेस्ट इन क्लास, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू बेटा। विदाई लूं मैं अभी आपसे कि नहीं लेना है विदाई, और पढ़ना है बताइए। विदाई लूं क्या और पढ़ना है अभी? आप बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। चलो बाय। अभी कल क्लास होना चाहिए मेरे हिसाब से, कल तो है क्लास, सैटरडे भी है ना, कल भी है, मंडे भी है शायद। कल मिलते हैं, बाय और फिर बेटा टेक केयर।